हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज की इस वीडियो सेशन में हम जून फर्स्ट वीक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एक साथ कवर करने वाले हैं। जो भी एस्पिरेंट्स हमारे डेली करंट अफेयर्स नहीं देख पाए हैं वो इस वीडियो के माध्यम से जून महीने के जो पहले हफ्ते के सभी करंट अफेयर्स हैं वो एक साथ कवर कर पाएंगे। साथ ही यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ चाहते हैं, वीकली पीडीएफ चाहते हैं, मंथली पीडीएफ चाहते हैं या फिर हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के लिए जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। और कोई भी आपका एग्ज़ाम हो, चाहे बैंकिंग हो, एसएससी हो या फिर रेलवे या स्टेट पीसीएस, हर एग्ज़ाम के लिए हमारा ये पीडीएफ कोर्स काफ़ी यूज़फुल है, खास करके करंट अफेयर्स के लिए। और अब तो आपको हमारी इस करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर हम फ्री क्विज़ भी आपको अवेलेबल करा रहे हैं। और यदि आप हमारे 1 ईयर मेंबरशिप प्लान लेते हैं तो इसमें हम आपको कैटेगरी वाइज भी क्विज़ भी प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, तो एक बार अगर आप हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लेते हैं, उनके बाद इन क्विज़ को अटैम्प्ट करते हैं तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाएंगे अपने इस करंट अफेयर सेक्शन में। और फिलहाल समर सेल एक्टिव है, 10% ऑफ आपको मिल जाएगा। कूपन कोड है समर। आपको क्या करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में एक लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करना है, हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप को इंस्टॉल करना है, जनरल अवेयरनेस कोर्स आपको दिखेगा, उस पर क्लिक करना है और जब आप पेमेंट करेंगे उसके बाद आपको समर ये कोड लगाना है। ठीक है, और 10% ऑफ आपको मिल जाएगा। बाकी गूगल प्ले स्टोर पर आप हमारी ऐप ओपन कीजिएगा, उसमें रिव्यू आप पढ़ सकते हैं। इन सभी एस्पिरेंट्स ने हमारे कोर्स लिए हुए हैं, इनके क्या रिव्यू हैं, इनको कैसा कोर्स लगा है वो आप पढ़ सकते हैं। व्हाट इज़ द थीम फॉर द ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स इन 2024? 2024 में ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स का विषय क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, द प्रॉमिस ऑफ प्लेफुल पेरेंटिंग। आपको जानना चाहिए कि 1 जून को हर साल ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स मनाया जाता है और इसका मकसद रहता है कि जो पेरेंट्स की कमिटमेंट है अपने बच्चे के लिए उसको अप्रिशिएट किया जाए। 2024 में इस डे का थीम रहेगा द प्रॉमिस ऑफ प्लेफुल पेरेंटिंग। साथ ही आपको जानना चाहिए कि वर्ल्ड मिल्क डे ये भी 1 जून को ही सेलिब्रेट किया जाता है और इस बार का जो थीम है, इट विल फोकस ऑन सेलिब्रेटिंग द वाइटल रोल डेयरी प्लेज इन डिलीवरिंग क्वालिटी न्यूट्रिशन टू नूरिश द वर्ल्ड। When is the वर्ल्ड नो टोबैको डे सेलिब्रेटेड? विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, मई 31। आपको जानना चाहिए कि वर्ल्ड नो टोबैको डे ये हर साल 31 मई को मनाया जाता है। 2024 में वर्ल्ड नो टोबैको डे का थीम रहेगा प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस। आपको जानना चाहिए जो WHO के मेंबर स्टेट्स हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर स्टेट्स हैं, इन्होंने 1987 में वर्ल्ड नो टोबैको डे को क्रिएट किया था टू ड्रॉ ग्लोबल अटेंशन टू द टोबैको एपिडेमिक एंड द प्रिवेंटेबल डेथ एंड डिजीज इट कॉजेज। What award did REC Limited receive at the Outlook Planet Sustainability Summit and Awards 2024? आउटलुक प्लैनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड्स 2024 में REC लिमिटेड को कौन सा पुरस्कार मिला? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, सस्टेनेबिलिटी चैंपियन एडिटर्स चॉइस अवार्ड। आपको जानना चाहिए कि REC लिमिटेड जो कि एक महारत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के तहत आती है, एक लीडिंग NBFC भी है, इसे सस्टेनेबिलिटी चैंपियन एडिटर्स चॉइस अवार्ड दिया गया है आउटलुक प्लैनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड्स 2024 में। ये अवार्ड सेरेमनी ऑर्गेनाइज की गई आउटलुक ग्रुप द्वारा IIT गोवा के साथ मिलकर। दिस अवार्ड रिकॉग्नाइजेस REC's कमिटमेंट टू सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव्स एंड इट्स एफर्ट्स इन ड्राइविंग प्रोग्रेस टुवर्ड्स अ ग्रीनर फ्यूचर। द अवार्ड हाईलाइट्स द कॉर्पोरेशंस प्लेज टू सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव्स लीडिंग द पाथ टुवर्ड अ ग्रीनर फ्यूचर। Which Indian peacekeeper was named the United Nations Military Gender Advocate of the Year for 2023? किस भारतीय शांति दूत को 2023 के लिए संयुक्त राष्ट्र सैन्य लिंग अधिवक्ता घोषित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, मेजर राधिका सेन। आपको जानना चाहिए कि मेजर राधिका सेन जो कि एक इंडियन पीसकीपर हैं और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में डिप्लॉयड हैं, इन्हें यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर फॉर 2023
घोषित किया गया है। आपको बता दें जो इनका आउटस्टैंडिंग सर्विस और एफर्ट्स रहा है लोकल कम्युनिटीज़ को एम्पावर करने में, खासकर कि वीमेन एंड गर्ल्स अपनी ड्यूटी के दौरान मार्च 2023 से अप्रैल 2024 तक, तो उसी को यहाँ पर सराहा गया है इस अवार्ड के जरिए। आपको बता दें ये यूएन पीस कीपिंग मिशन मोनुस्को इसमें कार्यरत हैं एज द कमांडर ऑफ द इंगेजमेंट प्लेटून फॉर द इंडियन रैपिड डिप्लॉयमेंट बटालियन इन ईस्टर्न डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। और आपको बता दें ये कम्युनिटी अलर्ट नेटवर्क को इस्टेब्लिश करने में इनका क्रूशियल रोल रहा है। ये जो नेटवर्क है ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है कम्युनिटी लीडर्स को, यंग पीपल को, महिलाओं को, ताकि वो अपने सिक्योरिटी या ह्यूमैनिटेरियन से संबंधित कोई भी कंसर्न हो वो बता सकें। और इस नेटवर्क के जरिए जो मेजर सेन है और इनके कलीग्स हैं वो उन कंसर्न को एड्रेस करते हैं। हाउ मैनी टोटल मेडल्स डिड द इंडियन कंटिजेंट विन इन आर्म रेसलिंग एट द एशियन चैंपियनशिप 2024? एशियाई चैंपियनशिप 2024 में आर्म रेसलिंग में भारतीय दल ने कुल कितने पदक जीते? सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा 7। आपको जानना चाहिए आर्म रेसलिंग में इंडियन कंटिजेंट ने टोटल 7 मेडल्स जीते हैं, जिनमें 1 गोल्ड है, 6 ब्रॉन्ज हैं, और ये एशियन चैंपियनशिप 2024 ताशकंद उज्बेकिस्तान में हुई है। श्रीमंत झा जिन्होंने कि 2 कैटेगरीज में पार्टिसिपेट किया, ये टॉप परफॉर्मर रहे इंडिया के लिए। गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है लेफ्ट हैंड पैरा कैटेगरी में, वहीं ब्रॉन्ज मेडल जीता है राइट हैंड पैरा कैटेगरी में। इंडियन जो कंटिजेंट है ये पीपल्स आर्म रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के तहत compete कर रही थी। जो पीपल्स आर्म रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है ये एक इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है, और एशियन आर्म रेसलिंग फेडरेशन और वर्ल्ड आर्म रेसलिंग फेडरेशन से इसको एफिलिएशन प्राप्त है। What has SEBI reduced the staggered delivery period for the commodity derivatives segment 2? SEBI ने commodity derivatives segment के लिए क्रमबद्ध डिलीवरी अवधि को घटाकर कितना कर दिया है? सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा 3 डेज। आपको जानना चाहिए मार्केट रेगुलेटर सेबी यानी कि सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसने जो कमोडिटी डेरिवेटिव्स के लिए डिलीवरी पीरियड है उसको 5 दिन से घटाकर 3 दिन कर दिया है। आपको यहाँ पर स्टैगर्ड डिलीवरी के बारे में जानना चाहिए। स्टैगर्ड डिलीवरी इज द पीरियड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन द बायर एंड सेलर विद एन ओपन पोजीशन कैन सबमिट देयर इंटेंशन टू गिव और टेक डिलीवरी। ऑल कंपल्सरी डिलीवरी कमोडिटी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आर रिक्वायर्ड टू हैव अ स्टैगर्ड डिलीवरी पीरियड। इसका मतलब क्या हुआ? स्टैगर्ड डिलीवरी, कोई कॉन्ट्रैक्ट है आपके पास, ठीक है, कोई कमोडिटी है, मान लीजिए गोल्ड है, ठीक है, या फिर ऑयल है, वीट है, कोई भी कमोडिटी हो सकती है, ठीक है, तो उसको बाय और सेल करने की आपकी क्या इंटेंशन है, पहले 5 दिन में बताना पड़ता था, डिसाइड करना पड़ता था, अब 3 दिन में डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है, और ये 1 जुलाई 2024 से जो है इफ़ेक्टिव हो जाएगी। तो ये जो कमोडिटीज़ है ना, कोई भी, ये बेसिकली क्या है, जो आपका ये कमोडिटी डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनका उतार चढ़ाव जो कमोडिटी होती है ना उनके प्राइस पर डिपेंड करता है। कमोडिटी यानी कि गोल्ड, ऑयल, है ना, ये सब कमोडिटीज़ इसमें आ जाती हैं। द रेगुलेटर हैड फिक्स्ड अ मिनिमम ड्यूरेशन फॉर द स्टैगर्ड डिलीवरी इन 2019 में इसकी शुरुआत हुई थी कि मिनिमम ड्यूरेशन भी होनी चाहिए स्टैगर्ड डिलीवरी के लिए, ठीक है, जब इसने पाया कि अलग अलग एक्सचेंज जो है अलग अलग डिलीवरी शेड्यूल को फॉलो कर रहे हैं, तो इसने 5 दिन का कर दिया था, अब 3 दिन कर दिया है। विच स्टेट हैज़ इमर्ज्ड एज द लीडिंग स्टेट इन टर्म्स ऑफ एडिशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन्स बाय स्टेट ट्रांसमिशन यूटिलिटीज़ इन फिस्कल 24? फिस्कल 24 में राज्य ट्रांसमिशन कंपनियों द्वारा ट्रांसमिशन लाइनें जोड़ने के मामले में कौन सा राज्य अग्रणी है? सही आंसर ऑप्शन सी है, उत्तर प्रदेश। आपको जानना चाहिए उत्तर प्रदेश लीडिंग स्टेट के तौर पर जो है उभर कर सामने आया अगर यदि हम स्टेट ट्रांसमिटेड यूटिलिटीज़ द्वारा नंबर ऑफ ट्रांसमिशन लाइंस कितनी ऐड की गई हैं फिस्कल 24 में, इसकी बात करते हैं। तो ऐसा सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने बताया है। तो फिस्कल 2024 में जो उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, ठीक है, इसने और जो स्टेट की यूटिलिटीज़ हैं उनको जो है एक्सीड कर दिया है। 1460 सर्किट किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइन्स इसने जो है लगाई हैं एक्स्ट्रा। दूसरे नंबर पर गुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, फिर तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है और बिहार है। प्रदीप कुमार सिन्हा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ ICICI बैंक ऑफ विच बैंक? प्रदीप कुमार सिन्हा को किस बैंक का अंशकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, ICICI बैंक। आजकल पता नहीं कैसे जो है क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जा रही है, ठीक है, मुझे काफ़ी खेद है इस बारे में, ऐसा होना नहीं चाहिए। जबकि मैं एक बार पढ़ने की बात करता हूँ या तो माइंड थोड़ा इधर उधर हो जाता है, ठीक है। खैर आप लोग जो एस्पिरेंट्स हैं इतना मेरे को रहता है कि आप लोग को जो है इतना प्रॉब्लम नहीं होती इस चीज़ से,
ठीक है, आप लोग समझ जाते हैं, PDF वालों को तो करेक्ट मिल जाती है, लेकिन जो देखते हैं डेली, ठीक है, उनसे माफ़ी चाहूँगा, कभी कभी ऐसा हो जाता है। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने प्रदीप कुमार सिन्हा को पार्ट टाइम चेयरमैन नियुक्त किया है ICICI बैंक का, और 1 जुलाई 2024 से इनका कार्यकाल शुरू होगा 3 साल के लिए। किसे सक्सीड कर रहे हैं इस पोजीशन पर? GC चतुर्वेदी को। What is the name of the campaign launched by the International Olympic Committee IOC in collaboration with Reliance Foundation and Abhinav Bindra Foundation? रिलायंस फाउंडेशन और अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन बी है, लेट्स मूव इंडिया। आपको जानना चाहिए कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC इसने लेट्स मूव इंडिया कैंपेन लॉन्च किया है रिलायंस फाउंडेशन और अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन के साथ मिलकर, और सभी लोगों को इनवाइट किया जा रहा है कि जो भी ओलंपियंस पेरिस ओलंपिक के लिए जा रहे हैं, ठीक है, तो उनको एनकरेज करें। तो पीपल ऑफ ऑल एजेस, रीजन्स एंड एबिलिटीज़, उनको इनकरेज किया जा रहा है सभी लोगों को कि अपने अपने फेवरेट जो एथलीट्स हैं, ठीक है, उनसे संबंधित कुछ भी आप जो है जाहिर कर सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। हाउ मच डिविडेंड विल LIC पे टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? LIC भारत सरकार को कितना लाभांश देगी? सही आंसर ऑप्शन डी है, 3,06,062 करोड़ रुपीज़, 3662 करोड़ रुपीज़। देखिए, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ये 3662 करोड़ रुपए का डिविडेंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देगी, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आप जानते हैं LIC में लार्जेस्ट शेयर होल्डर है LIC में, और जो ये LIC है इसने डिविडेंड जो डिक्लेयर किया है वो कहा है कि हम 6 रुपये पर शेयर के हिसाब से देंगे। आपको बता दें गवर्नमेंट के LIC में जो परसेंटेज स्टेक है वो 96.5% है। फॉर द ईयर एंडेड March 31, 2024, 31 मार्च 2024 तक LIC का जो मार्केट शेयर है वो 38.44% है अगर हम इंडिविजुअल बिजनेस बात करें, और 72.30% है ग्रुप बिजनेस में। विच इंडियन IT कंपनी हैज साइंड अ डील विद कुवैत बर्गन बैंक? किस भारतीय IT कंपनी ने कुवैत के बर्गन बैंक के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। देखिए, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने एक डील साइन की है कुवैत के कमर्शियल लैंडर बर्गन बैंक के साथ, ताकि जो उसकी कोर बैंकिंग टेक्नोलॉजी है उसको मॉडर्नाइज किया जा सके। बर्गन बैंक की जो बैंकिंग टेक्नोलॉजी है उसको मॉडर्नाइज किया सके। इसके लिए जो बर्गन बैंक है ये TCS BANCS सोल्यूशन को डेप्लॉय करेगी, हायर ट्रांजैक्शन वॉल्यूम्स को मैनेज करने के लिए, ऑटोमेशन को इन्हेंस करने के लिए, स्टाफ की प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए। जो TCS BANCS है ये कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर स्वीट है TCS का, ठीक है, और बैंक्स द्वारा इसको जो है यूज़ किया जाता है। What penalty has the Prudential Authority of the South African Reserve Bank imposed on SBI's South African branch? पूछ रहे हैं कि दक्षिण अफ्रीकी रिजर्व बैंक के प्रूडेंशियल अथॉरिटी ने SBI की दक्षिण अफ्रीकी शाखा पर क्या जुर्माना लगाया है या कितना जुर्माना लगाया है? सही आंसर ऑप्शन बी है, 10 मिलियन रैंड। देखिए, प्रूडेंशियल अथॉरिटी ऑफ द साउथ अफ्रीकन रिजर्व बैंक इसने 10 मिलियन रैंड या फिर 4.5 करोड़ रुपीस की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो साउथ अफ्रीकन ब्रांच है इस पर। क्यों लगाई है? दिस पेनल्टी वॉज इम्पोज्ड अंडर सेक्शन 45C ऑफ द कंट्रीज फाइनेंशियल इंटेलिजेंस सेंटर एक्ट 38 ऑफ 2001 फॉर नॉन कंप्लायंस विद द सर्टेन प्रोविजंस ऑफ द FIC एक्ट और अदर रिलेटेड ऑर्डर्स और डायरेक्टिव्स। भारत पे एंड फोन पे हैव amicably settled all long-standing legal disputes about using which trademark? भारत पे और फोन पे ने किस ट्रेडमार्क का उपयोग करने के बारे में लंबे समय से चले आ रहे सभी कानूनी विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया है? सही आंसर ऑप्शन ए है, पे। देखिए, भारत पे और फोन पे के लास्ट में पे लगाए ना, ठीक है, तो इनके एक काफ़ी लंबे समय से एक लीगल डिस्प्यूट चलती आ रही थी इस ट्रेडमार्क को लेकर, जो ये सफिक्स लगा हुआ है ना पे, इसको लेकर, ठीक है। तो अब जो है इन्होंने अपना ये मामला सुलझा लिया है, तो इससे अब क्या होगा, जो इनका ये जो ट्रेडमार्क है इसका रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। तो लगभग पिछले 5 साल से जो है लीगल डिस्प्यूट चल रही थी इन दोनों ही कंपनीज के बीच में। बाकी आपको जानना चाहिए फ़ोनपे के फाउंडर एंड CEO समीर निगम है, भारत पे के CEO नलिन नेगी हैं। वेयर इज गेल्स फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लोकेटेड? पूछ रहा है कि गेल का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थित है? सही आंसर ऑप्शन सी है, विजयपुर मध्य प्रदेश। आपको जानना चाहिए गेल इंडिया लिमिटेड ने अपना पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लॉन्च किया है विजयपुर, गुना डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश में। 10 मेगावाट प्रोटीन एक्सचेंज मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोलाइजर जो इसमें यूज़ किया गया है इस ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूसिंग यूनिट में, इसको कनाडा से इंपोर्ट किया गया है।
ये जो प्लांट है लगभग 4.3 टन्स ग्रीन हाइड्रोजन पर डे प्रोड्यूस करेगा with a purity of about 99.999% by volume. It uses electricity produced from renewable sources such as sun, solar energy to split water to produce green hydrogen. तो इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी आएगी वो रिन्यूएबल सोर्सेज से आएगी, जैसे कि सन की सोलर एनर्जी से, और उसके बाद जो वाटर है उसको स्प्लिट किया जाएगा और ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस की जाएगी. What is the monetary penalty imposed by Reserve Bank of India on HSBC Limited? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा HSBC लिमिटेड पर कितना मौद्रिक जुर्माना लगाया गया है? सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा 36.38 लाख रुपीस. आपको जानना चाहिए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 36,38,000 की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है HSBC लिमिटेड पर, और सेक्शन 11(3) ऑफ फेमा 1999 के तहत ये लगाई गई है, क्योंकि जो HSBC लिमिटेड है इसने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो इंस्ट्रक्शंस हैं लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम ऑफ फेमा 1999 इससे संबंधित जो प्रोविजंस हैं उनका अनुपालन नहीं किया है. अच्छा, RBI ने यहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं एडलवाइज ग्रुप कंपनीज की, जो एडलवाइज ग्रुप की जो 2 कंपनीज हैं इन पर. एक तो है एडलवाइज एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, दूसरी है ECL फाइनेंस लिमिटेड. क्यों लगाए हैं? Material concern observed during the course of supervisory examination, the RBI barred EARCL from acquiring financial assets including security receipts and reorganizing the existing SRs into senior and subordinate tranches. रीज़न इतना महत्वपूर्ण नहीं रहता, केवल आपको ये मालूम होना चाहिए कि कहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगाई है, ठीक है, और कहाँ पर आपका कितने रुपए का मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है. हाँ, कारण तब जरूर आपके लिए महत्वपूर्ण होता है जब किसी पब्लिक सेक्टर बैंक पर जुर्माना लगाया जाता है, उसका कारण भी आपको जानना चाहिए. What does the acronym प्रवाह स्टैंड फॉर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिसेंटली लॉन्च्ड इनिशिएटिव बाय द RBI? पूछ रहे हैं कि RBI द्वारा हाल ही में शुरू किए गई पहल के संदर्भ में प्रवाह का क्या अर्थ है. ऑप्शंस आपके सामने हैं. सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन, वैलिडेशन एंड ऑथोराइजेशन. आपको जानना चाहिए कि शक्तिकांत दास जो कि गवर्नर हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, इन्होंने 3 मेजर इनिशिएटिव्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लॉन्च किए हैं, जिनका नाम है प्रवाह पोर्टल, रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप और तीसरा है फिनटेक रिपोजिटरी. तो एक एक करके तीनों के बारे में जानते हैं. पहला है प्रवाह. सबसे पहले आपको इसकी फुल फॉर्म मालूम होनी चाहिए. प्रवाह का मतलब है प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन, वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन. आपको बता दें, ये जो प्रवाह है ये एक सिक्योर एंड सेंट्रलाइज्ड वेब बेस्ड पोर्टल है किसी भी इंडिविजुअल के लिए या एंटिटी के लिए जो RBI से किसी प्रकार का ऑथराइजेशन चाहता है, लाइसेंस चाहता है या फिर कोई भी रेगुलेटरी अप्रूवल चाहता है. तो इसके और क्या क्या फीचर्स हैं? इस पोर्टल पर आप अपनी एप्लीकेशन डाल सकते हैं, कोई लाइसेंस चाहिए या फिर किसी प्रकार का अप्रूवल चाहिए RBI से. आप अपने स्टेटस को ट्रैक कर सकते हैं, मॉनिटर भी कर सकते हैं, और RBI द्वारा कोई क्लैरिफिकेशन या फिर क्वेरी आपकी जो एप्लीकेशन है उससे संबंधित पूछी गई है तो उसको आप यहीं पर रिस्पॉन्ड कर सकते हैं. साथ ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो डिसीजन है वो भी आप इसी पोर्टल पर प्राप्त कर सकते हैं. दूसरा है मोबाइल एप्लीकेशन फॉर RBI रिटेल डायरेक्ट पोर्टल. आप सभी जानते हैं कि रिटेल डायरेक्ट पोर्टल को नवंबर 2021 में रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए लॉन्च किया गया था ताकि वो अपना जो रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट्स हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ उसको ओपन कर सकें रिटेल डायरेक्ट स्कीम के तहत. इस स्कीम में जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बाय कर सकते हैं प्राइमरी ऑक्शन में, एज वेल एज बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को सेकेंडरी मार्केट में. तो अब जो ये रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है इसके जरिए ये सभी काम रिटेल इन्वेस्टर्स अपनी इस मोबाइल ऐप के जरिए कर सकते हैं स्मार्टफोन्स को यूज़ करके. तीसरा है फिनटेक रिपोजिटरी. जो फिनटेक रिपोजिटरीज का मकसद है जो भी इसेंशियल इन्फॉर्मेशन है फिनटेक एंटिटीज से संबंधित, उनकी एक्टिविटीज़ से संबंधित, वो क्या टेक्नोलॉजीज यूज़ कर रही हैं, इस सभी को कैप्चर करना. जो भी फिनटेक्स हैं चाहे वो रेगुलेटेड हैं या फिर अनरेगुलेटेड हैं तो उनको कहा जा रहा है कि ये जो URL है, ठीक है, इस पर आप रजिस्टर जरूर हों. व्हाट इज़ तेलंगानाज न्यू स्टेट सॉन्ग? तेलंगाना का नया राज्य गीत क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं. सही आंसर ऑप्शन डी है, जय जय हे तेलंगाना. आपको जानना चाहिए कि जय जय हे तेलंगाना, इसे तेलंगाना का स्टेट सॉन्ग डिक्लेयर किया गया है 2 वर्जन में. एक तो है शॉर्ट वर्जन जो कि 2.5 मिनट का है और एक फुल वर्जन है जो कि लगभग 13 मिनट का है और इसको अप्रूव कर दिया गया है स्टेट सॉन्ग के रूप में. इसको लिखा है अंदेश्वरी ने और इसको जो म्यूजिक है वो दिया है इस ऑस्कर अवार्ड विनर MM कीरावानी ने.
हु हैज़ बिकम द फर्स्ट फॉर्मर अमेरिकन प्रेसिडेंट टू बी कन्विक्टेड ऑफ फेलोनी क्राइम्स। घोर अपराधों के लिए दोषी ठहराए जाने वाले पहले पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, डोनाल्ड ट्रंप। आपको जानना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप ये फर्स्ट फॉर्मर अमेरिकन प्रेसिडेंट बन गए हैं जिन्हें किसी घोर अपराध के लिए कन्विक्ट किया गया है और न्यूयॉर्क जूरी ने इनको गिल्टी पाया है 34 चार्जेस में। और ये 2016 की इलेक्शन संबंधित है, उनको इलीगली इन्फ्लुएंस करने के लिए, जिसमें इन्होंने एक पॉर्न स्टार को हश मनी पेमेंट की थी। हश मनी मतलब कोई अपना जो इलीगल वर्क है उसको छुपाने के लिए जो पैसे देते हैं कि ये किसी को रिवील मत करना, उसको बोलते हैं हश मनी। आपको जानना चाहिए जो जज जुआन एम मर्चेंट है, इन्होंने 11 जुलाई की डेट जो है फिक्स की है। इनकी सज़ा बताई जाएगी, क्या इनको सज़ा मिलेगी। हालांकि जो इनका कन्विक्शन है या फिर इनको इम्प्रिजनमेंट भी होती है तो उससे जो है जो ट्रंप हैं, ठीक है, ये जो प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं उस जर्नी में कोई भी रुकावट नहीं होगी। नेम द इंडियन स्टार्टअप विच लॉन्च्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट रॉकेट विद अ सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन। उस भारतीय स्टार्टअप का नाम बताइए जिसने सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन के साथ दुनिया का पहला रॉकेट लॉन्च किया। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, अग्निकुल कॉस्मोस। आपको जानना चाहिए कि अग्निकुल कॉस्मोस जो कि एक IIT मद्रास इंक्यूबेटेड स्टार्टअप है, इसने सक्सेसफुली वर्ल्ड का फर्स्ट रॉकेट लॉन्च किया है जो कि फुली 3D प्रिंटेड इंजन है और इसका नाम है अग्निबाण शॉर्टेड। आपको बता दें इसी के साथ इंडिया का जो फर्स्ट सेमी क्रायोजेनिक इंजन है वो पूरी तरह से डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर किया गया है इंडिजिनियसली, यानी कि भारत में ही। और ये जो लॉन्च हुआ ये कहाँ से लॉन्च किया गया? श्रीहरिकोटा में, जो इंडिया का फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड लॉन्च पैड है धनुष, इस जगह से। और इस ये जो स्टार्टअप है अग्निकुल कॉस्मोस, इसको इन स्पेस और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो से भी सपोर्ट मिला है। उन्होंने जो हार्डवेयर है उसको डिज़ाइन किया, उसको डेवलप किया है। अग्निमान की अगर हम बात करें, कस्टमाइजेबल है, 2 स्टेज लॉन्च व्हीकल है और लगभग 300 kg का पेलोड ये अपने साथ कैरी कर सकता है 700 किलोमीटर तक। और इस रॉकेट में सेमी क्रायोजेनिक इंजन को यूज किया गया है। आपको बता दें जो ये सेमी क्रायोजेनिक इंजन है ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जो अभी जो है इसरो द्वारा अपने रॉकेट्स में डेमोन्स्ट्रेट करनी बाकी है। सेमी क्रायोजेनिक इंजन क्या है? एक तरह का रॉकेट इंजन होता है जिसमें लिक्विड एंड गैसियस प्रोपेलेंट्स के कॉम्बिनेशन को यूज़ किया जाता है, यानी कि ये उस टेम्परेचर पर ऑपरेट करता है जो क्रायोजेनिक इंजन के ज़्यादा हो, लेकिन जो ट्रेडिशनल लिक्विड रॉकेट इंजन होता है उनसे कम होता है, इसलिए सेमी लिखा है। 3D प्रिंटिंग मैंने आपको कई बार बताया कि एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग होती है, यानी कि लेयर बाय लेयर जब आप किसी चीज़ को बनाते हैं, कोई बिल्डिंग हो या फिर कोई मेटल की कोई आइटम हो, तो उसको बोलते हैं 3D प्रिंटिंग। एक एडिटिव प्रोसेस होता है, ये लेयर बाय लेयर ऊपर चढ़ाते जाते हैं और वो बनती जाती है, बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं। फ्रॉम विच प्लेटफॉर्म वाज द रुद्रम सेकंड एयर टू सरफेस मिसाइल लॉन्च्ड। रुद्रम सेकंड हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल किस प्लेटफॉर्म से लॉन्च की गई? सही आंसर ऑप्शन ए है, Su-30 Mark 1। आपको जानना चाहिए कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO, इन्होंने सक्सेसफुली रुद्रम सेकंड जो कि एक एयर टू सरफेस मिसाइल है इसे लॉन्च किया है Su-30 Mark 1 प्लेटफॉर्म से। इंडियन एयरफोर्स का ये प्लेटफॉर्म है और उड़ीसा से इसको लॉन्च किया गया। आपको बता दें रुद्रम सेकंड ये एक इंडिजिनसली डेवलप्ड सॉलिड प्रोपेल्ड एयर लॉन्च्ड मिसाइल सिस्टम है और एयर टू सरफेस जो है किसी भी टारगेट को ये न्यूट्रलाइज कर सकती है। कई तरह की इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज जिन्हें डेवलप किया गया है DRDO की लैबोरेटरीज द्वारा, वो इसमें यूज़ की गई। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ पार्टनर्ड विद नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी कि NSDC टू इनहेंस स्किल डेवलपमेंट। कौशल विकास को बढ़ाने के लिए किस संगठन ने राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ साझेदारी की है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। आपको जानना चाहिए कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के तहत आती है और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अनाउंस की है जिसके तहत स्किल डेवलपमेंट और लाइफ लॉन्ग लर्निंग को इंडिया में जो है थोड़ा एडवांस लेवल पर ले जाया जाएगा। दिस कोलैबोरेशन एम्स टू एम्पावर इंडिविजुअल्स अक्रॉस द ग्लोब बाय इक्विपिंग देम विद एसेंशियल competencies एंड क्वालिफिकेशन, thereby enhancing employability एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। NSDC के CEO वेदमणि तिवारी हैं।
Which company was honored with the Corporate Social Responsibility Award at the Outlook Planet Sustainability Summit and Awards 2024? Outlook Planet Sustainability Summit and Awards 2024 में किस कंपनी को कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। आपको जानना चाहिए कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड को कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है NF यानी कि नॉन फॉसिल फ्यूल बिजनेस कैटेगरी में एट द आउटलुक प्लैनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड्स 2024 जो कि गोवा में हुई है। चेयरपर्सन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के परमिंदर चोपड़ा है, इन्होंने ही अवार्ड रिसीव किया है। हाउ मच मॉनेटरी पेनल्टी वॉज इम्पोज्ड बाय द RBI ऑन SBI बैंक इंडिया लिमिटेड? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा SBM बैंक इंडिया लिमिटेड पर कितना मौद्रिक जुर्माना लगाया गया है? सही आंसर ऑप्शन भी रहेगा 88.70 लाख रुपीज। आपको जानना चाहिए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 88.70 लाख रुपीस की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है SBM बैंक इंडिया लिमिटेड पर, क्योंकि RBI की जो लाइसेंसिंग कंडीशंस हैं उनके साथ नॉन कंप्लायंस इन्होंने किया है, अनुपालन नहीं किया है, और जो भी RBI की डायरेक्शंस थी लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम से संबंधित, ठीक है, उनको इन्होंने माना नहीं है। और ये जो स्कीम है इसके तहत किसी भी तरह की ट्रांजैक्शन करने से इसे रोक दिया है RBI ने। SBM बैंक इंडिया की बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस की सब्सिडरी है, और ये फर्स्ट बैंक था जिसे बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त हुआ RBI से कि ये भारत में एज अ होल ओन सब्सिडरी यूनिवर्सल बैंकिंग बिजनेस शुरुआत कर सकता है। 1 दिसंबर 2018 को इसको इनकॉर्पोरेट किया गया था प्राइवेट सेक्टर बैंक के तौर पर, और हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। सिद्धार्थ रथ इसके MD एंड CEO हैं। What is the base year for the Reserve Bank's Quarterly House Price Index HPI? रिजर्व बैंक के त्रैमासिक आवास मूल्य सूचकांक के लिए आधार वर्ष क्या है? सही आंसर ऑप्शन ए है 2010-11। आपको जानना चाहिए कि रिजर्व बैंक ने हाल ही में अपना क्वार्टरली हाउस प्राइस इंडेक्स 1 जिसका बेस ईयर 2010-11 है, इसको लॉन्च किया है 2023-24 के 4th क्वार्टर के लिए। और इसमें अगर हम बात करें तो बताया कि जो ऑल इंडिया हाउस प्राइस इंडेक्स है ये 4.1% से इंक्रीज़ हुआ है 2023-24 के 4th क्वार्टर में। अगर हम इसको कंपेयर करें जो ग्रोथ पिछले क्वार्टर में देखने को मिली थी 3.8 में, और अगर एक साल पहले की बात करें तो 4.6 देखने के लिए मिली थी। ठीक है, अलग अलग सिटीज़ में अलग अलग वेरी करता है ये, और सबसे हाई रहा 11.7% अहमदाबाद में, और लोवेस्ट रहा है जयपुर में 0.3%। इसमें ये बताया कि सिक्वेंशियल बेसिस पर अगर हम बात करें तो ऑल इंडिया HPI 0.9% बढ़ा है 2023-24 4th क्वार्टर्स में, और मतलब जो 10 सिटीज़ हैं उनमें, और जो 8 सिटीज़ हैं दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु, अहमदाबाद, लखनऊ, कोलकाता, कानपुर और कोची, यहाँ पर हाउस प्राइस में राइस ही देखने के लिए मिला है 4th क्वार्टर में। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द MOU साइन बिटवीन MEA-MEITY एंड CSC ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड? MEA-MEITY और CSC ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के बीच समझौता ज्ञापन का उद्देश्य क्या है? सही आंसर ऑप्शन ए है टू प्रोवाइड ई-माइग्रेट सर्विसेज। आपको जानना चाहिए कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है मिनिस्ट्री एक्सटर्नल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड कॉमन सर्विसेज सेंटर ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के बीच में, जिसके तहत एक CSC स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया जाएगा, ठीक है, ताकि CSC के थ्रू ई-माइग्रेट सर्विस प्रोवाइड की जा सके। ई-माइग्रेट प्रोजेक्ट का जो मकसद है वो ये है, जो ब्लू कॉलर वर्कर्स होते हैं, ठीक है, उनको एमिग्रेशन चेक करवाना पड़ता है कंट्रीज में, तो वो जो प्रोसेस है वो ईजी हो सके। Which IIT has signed MOU with Armed Forces Medical Services for collaborative research and training? किस IIT ने सहयोगात्मक अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा IIT हैदराबाद। आपको जानना चाहिए कि आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल सर्विसेज ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद के साथ टू कोलैबोरेट ऑन रिसर्च एंड ट्रेनिंग पर सहयोग के लिए। The MOU aims to foster innovation and research in developing novel medical devices and addressing health issues specific to soldiers serving in variant terrains। तो अलग अलग टेरेंस में सोल्जर्स हमारे काम करते हैं, उनके साथ जो हेल्थ इश्यूज आता है, ठीक है, उनसे किस तरह से निपटा जाए, और नई मेडिकल डिवाइसेस डेवलप करने के लिए MOU साइन किया गया है। At which shipyard the steel cutting ceremony for the first next generation offshore petrol vessel NGOPV took place?
किस शिपयार्ड में पहली अगली पीढ़ी के ऑफशोर पेट्रोल वेसल के लिए स्टील कटिंग समारोह हुआ? सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। देखिए जो फर्स्ट नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल है NGOPV, इसकी स्टील कटिंग सेरेमनी की शुरुआत हुई है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई में। ठीक है, तो देखिए एक वेसल बनना है तो उसकी शुरुआत कर दी गई है स्टील कटिंग सेरेमनी से। कहाँ पर? मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में। आपको बता दें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने दिसंबर 2023 में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के साथ, जिसके तहत 6 नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स जो हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए खरीदे जाएंगे 16 से 14 करोड़ रुपए में। किससे? मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड से। The project aims to bolster the capabilities in coastal and offshore patrol, safeguard maritime zones and enhance operational efficiency. तो इसमें स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरी एंड इक्विपमेंट होता है और 2 डीजल इंजन होते हैं, बाकी तो उसकी स्पेसिफिकेशन है। Which institution was awarded the Nelson Mandela Award for Health Promotion for 2024 by the WHO? WHO द्वारा किस संस्था को स्वास्थ्य संवर्धन के लिए 2024 के नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सही आंसर ऑप्शन सी है, NIMHANS बेंगलुरु। आपको जानना चाहिए कि NIMHANS यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज बेंगलुरु, जो कि एक इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत, इन्हें नेशनल मंडेला अवार्ड फॉर हेल्थ प्रमोशन फॉर 2024 दिया गया है WHO के द्वारा। जो नेल्सन मंडेला अवार्ड फॉर हेल्थ प्रमोशन है, इसकी शुरुआत WHO द्वारा 2019 में की गई थी। जो भी इंडिविजुअल्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंटल या फिर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने हेल्थ प्रमोशन में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, उनको इस अवार्ड के लिए कंसिडर किया जाता है। व्हाट वाज द ग्रॉस गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स GST रेवेन्यू फॉर द मंथ ऑफ मई 2024? मई 2024 महीने के लिए सकल वस्तु एवं सेवा कर राजस्व कितना रहा? सही आंसर ऑप्शन बी है, 1.73 लाख करोड़ रुपीस। आपको जानना चाहिए कि जो ग्रॉस गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रेवेन्यू है मई 2024 के लिए ये 1.73 लाख करोड़ रुपीस रहा है। ठीक है, तो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखें तो 10% की देखने के लिए मिली है। अगर रिफंड्स को एडजस्ट करें तो नेट GST रेवेन्यू मई में 2024 रहा है, मई 2024 में 1.44 लाख करोड़ रुपए रहा है, यानी कि 6.9% ग्रोथ देखी गई है पिछले साल में इसी महीने से कंपेयर अगर हम करें। ग्रोस GST कलेक्शन फिस्कल 2024-25 में अगर हम बात करें मई 2024 तक 3.83 लाख करोड़ रुपीस रहा है, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 11.3% की ग्रोथ देखने के लिए मिली है। अगर हम रिफंड को एडजस्ट कर दें तो नेट GST रेवेन्यू मई 2024 तक रहा है 3.36 लाख करोड़ रुपीस, यानी कि 11.6% की ग्रोथ देखने के लिए मिली है। What was India's GDP growth rate in the financial year ended March 2024 according to the National Statistical Office NSO? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष में भारत की GDP वृद्धि दर क्या थी? सही आंसर ऑप्शन डी है, 8.2%। आपको जानना चाहिए कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इन्होंने प्रोविजनल एस्टीमेट रिलीज किए हैं एनुअल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि GDP के लिए फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए। साथ ही जो 4th क्वार्टर रहा जनवरी से मार्च का 2023-24 का, उसकी GDP के एस्टिमेट्स भी इन्होंने बताए हैं। तो कुछ हाइलाइट्स देख लेते हैं क्या क्या आंकड़े इन्होंने बताए हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, थोड़ा बोरिंग होता है इस तरह के, पर महत्वपूर्ण होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए जो रियल GDP है 8.2% से ग्रो की है फिस्कल 2023-24 में, ठीक है, और 2022-23 में 7% से ग्रो की थी। नॉमिनल GDP में ग्रोथ देखने के लिए 9.6% की 2023-24 में, वहीं यही जो है 2022-23 में 14.2% की रही थी। रियल GVA ये 7.2% से जो है रही है 2023-24 में, जबकि 22-23 में 6.7% रही थी। और ये जो GVA ग्रोथ देखने की मिली है, ठीक है, ये किसके कारण मिली है? 9.9% की वृद्धि देखने के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, और माइनिंग एंड क्वेरिंग सेक्टर में भी ग्रोथ देखने के लिए मिली है, ठीक है, लगभग 7.1%। तो पूछ लेते हैं कि ये जो वृद्धि देखने मिली है किस सेक्टर में इंप्रूवमेंट के कारण मिली है, तो आपको आंसर करना है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में और माइनिंग एंड क्वेरिंग सेक्टर में। GVA क्या होता है? GDP में आप सब्सिडी ऐड कर दो और टैक्सेस घटा दो तो GVA निकल जाता है। रियल GVA एंड रियल GDP ये 6.3% एंड 7.8% से ग्रो की है 4th क्वार्टर में, ठीक है, जो 2023-24 का 4th क्वार्टर है उसमें। अगर हम नॉमिनल GVA की बात करें
तो 8% रही है। और नॉमिनल जीडीपी की बात करें तो 9.9% रही है फोर्थ क्वार्टर में 2023-24 के। रियल जीडीपी या फिर जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस, अगर अब अभी तो हमने देखा कि कितने परसेंट बढ़ी है, ठीक है। अगर इनकी वैल्यू देखें तो रियल जीडीपी या फिर जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस जिसे बोलते हैं, 173.82 लाख करोड़ रही है 2023-24 में, जबकि 2022-23 में 160.71 लाख करोड़ रुपए थी। नॉमिनल जीडीपी या फिर जीडीपी एट करंट प्राइस जिसे बोलते हैं, ये 295.36 लाख करोड़ रुपए है 2023-24 में, जबकि पिछले साल 269.50 लाख करोड़ रुपए रही थी। रियल जीवीए ये 158.74 लाख करोड़ रुपए रही है 2023-24 में। नॉमिनल जीवीए 267.62 लाख करोड़ रुपए रही है 2023-24 में। What is the name of the sixth barge delivered to the Indian Navy? भारतीय नौसेना को सौंपे गए छठे बार्ज का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन ए है एम्यूनिशन कम टॉर्पेडो कम मिसाइल बार्ज LCM-20। आपको जाना चाहिए कि देखिए 11 एम्यूनिशन कम टॉर्पेडो कम मिसाइल बार्ज ये डेवलप किए जा रहे हैं सूर्यदीप्त प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड थाने के द्वारा। इनमें से छठा इस तरह का जो वेसल है उसको लॉन्च कर दिया गया है इंडियन नेवी के लिए, ठीक है। और कहाँ पर हुआ ये? नवल डॉकयार्ड मुंबई में, ठीक है। और बाकी जो ये बार्ज होता है ना, बार्ज का मतलब क्या होता है? शिप होती हैं, जैसे कोई हैवी सामान ले जाना है या फिर लोगों को ले जाना है, पार कराना है, ठीक है। इस तरह के काम के लिए यूज़ किए जाते हैं इंडियन नेवी में, ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ठीक है। तो 11 इस तरह के बनने हैं और छठा जो है ये लॉन्च किया गया है। रविशंकर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री? रविशंकर को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है यूक्रेन। आपको जानना चाहिए कि रविशंकर को नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया नियुक्त किया गया है यूक्रेन में। हर्ष कुमार जैन को नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया अपॉइंट किया गया है रिपब्लिक ऑफ द फिलीपींस में। मनीष चौहान को नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया अपॉइंट किया गया है हशमित किंगडम ऑफ जॉर्डन में। और विजय कंदुजा को नेक्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया अपॉइंट किया गया है रिपब्लिक ऑफ कैमरून में। विच क्लब वॉन UEFA चैंपियंस लीग 2024? पूछ रहे हैं कि UEFA चैंपियंस लीग 2024 किस क्लब ने जीता? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा रियल मैड्रिड। आपको जानना चाहिए स्पेनिश क्लब रियल मैड्रिड, जिन्हें द वाइट्स भी बोला जाता है, निकनेम है इनका, इन्होंने अपना 15th UEFA चैंपियंस लीग टाइटल जीत लिया है। फाइनल जो कि वेम्बले स्टेडियम लंदन में खेला गया, यहाँ इन्होंने जर्मन क्लब बोरुसिया डॉर्टमुंड को 2-0 से हराया है। आपको जानना चाहिए UEFA यानी कि यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन, ये UEFA चैंपियंस लीग को ऑर्गेनाइज करता है। ये एक एनुअल क्लब फुटबॉल कंपटीशन है जो भी यूरोपियन क्लब्स हैं उनके बीच में। पहले से यूरोपियन कप बोला जाता था, कभी कभी UCL भी इसको बोल देते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है, मैं आपको हमेशा कहता हूं कि फुटबॉल के जो भी टाइटल जीतते हैं वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होते हैं। और जो भी क्लब जीतता है, खास करके जो टॉप के क्लब जैसे रियल मैड्रिड हो गया, मैनचेस्टर सिटी हो गया, मैनचेस्टर यूनाइटेड हो गया, इनका निकनेम भी आपको मालूम होना चाहिए, एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो रियल मैड्रिड को बोलते हैं द वाइट्स। Which Indian athlete clinched the gold medal in the men's javelin throw event at the Taiwan Athletics Open 2024 टूर्नामेंट? ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024 टूर्नामेंट में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में किस भारतीय एथलीट ने स्वर्ण पदक जीता? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा DP मनु। इंडियन एथलीट हैं DP मनु, या फिर DP का मतलब है देवराकेशवी प्रकाश मनु। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है मेंस जेवलिन थ्रो इवेंट में, जो कि ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024 के दौरान हुआ है चाइनीज ताइपे में। आपको बता दें ये एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स सिल्वर मेडलिस्ट हैं DP मनु, और यहाँ इन्होंने इस ताइवान एथलेटिक्स ओपन में 81.58 मीटर का जो है अपना थ्रो फेंका है और गोल्ड मेडल जीता है। Which IIT has partnered with Tata Consultancy Services TCS to develop India's first quantum diamond microchip imager? भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर विकसित करने के लिए किस IIT ने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के साथ साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन डी है IIT बॉम्बे। आपको जानना चाहिए कि IIT बॉम्बे यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे, इन्होंने एक पार्टनरशिप साइन की है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए, जिसके तहत इंडिया का फर्स्ट क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर डेवलप किया जाएगा। इससे क्या होगा, जो सेमीकंडक्टर चिप्स हैं, ठीक है, उनका जो प्रिसीजन लेवल है वो बढ़ेगा। प्रिसीजन मतलब आप कह सकते हैं कि कितने पॉइंट तक वो बिल्कुल सही है, ठीक है, एरर फ्री है, उस संदर्भ में आप समझ सकते हैं कि प्रिसीजन उसका बढ़ेगा।
चिप के जो फेलर हैं वो कम होंगे और जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की एनर्जी एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव होगी। देखिए जो एक क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर है ये मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एमआरआई की तरह ही होता है, नॉन इन्वेसिव नॉन डिस्ट्रक्टिव इमेजिंग ये प्रोवाइड कराता है सेमीकंडक्टर चिप्स की, ठीक है, जो कि हमें ट्रेडिशनल मेथड से नहीं मिल पाती। जैसे चिप का साइज़ है, ठीक है, वो प्रॉपर होना चाहिए, इस तरह के जो भी मेजर्स होते हैं वो ये जो है एकदम एरर फ्री प्रोवाइड कराता है। हाउ मच डिड द एशियन डेवलपमेंट बैंक कमिट इन सोवरेन लैंडिंग टू इंडिया इन 2023? एशियाई विकास बैंक ने 2023 में भारत को कितना ऋण देने की प्रतिबद्धता जताई है? सही आंसर ऑप्शन बी है 2.6 बिलियन यूएस डॉलर। आपको जानना चाहिए कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 2.6 बिलियन यूएस डॉलर यानी कि 21,500 करोड़ रुपए के सोवरेन लैंडिंग भारत को प्रोवाइड कराने की कमिटमेंट दी है। आपको बता दें इस फंड का मकसद है अर्बन डेवलपमेंट को बढ़ाना, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट को बढ़ाना, पावर सेक्टर रिफॉर्म्स को बढ़ाना और इंडिया का जो क्लाइमेट रेजिलियंस और कनेक्टिविटी इनहेंस से संबंधित प्रोजेक्ट्स हैं उनको सपोर्ट करना। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 23.53 मिलियन यूएस डॉलर का जो है टेक्निकल असिस्टेंस भी दी है और 4.1 मिलियन यूएस डॉलर की सोवरेन पोर्टफोलियो ग्रांट भी प्रोवाइड कराए हैं। इन विच कंट्री विल रशिया बिल्ड सेंट्रल एशियाज फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट? रूस मध्य एशिया का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश में बनाएगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है उज्बेकिस्तान। आपको जानना चाहिए रशिया एक स्मॉल न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाएगा उज्बेकिस्तान में, जो कि सेंट्रल एशिया का पहला न्यूक्लियर प्लांट होगा। तो न्यूक्लियर फर्म है रोस्टम, ये लगभग 6 न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाएगी यहाँ पर 55 मेगावाट ईच की उज्बेकिस्तान में। आपको बता दें अभी भी कोई भी न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं है जो 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ है जैसे कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। जब सोवियत यूनियन हुआ करता तो ये सब उसी का हिस्सा थे। फिर जब सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ उसके बाद फिर ये अलग अलग देश बने, तो इनको सेंट्रल एशियन कंट्रीज बोलते हैं इन 5 को। उज्बेकिस्तान की बात करते हैं, कैपिटल ताशकंद है और करेंसी है उज्बेकिस्तानी सोम। एक काम आप और करिएगा, इनकी कैपिटल और करेंसी हमेशा याद रखिएगा इन 5 कंट्रीज़ की। हर एग्जाम में जो है चांसेस बनते हैं कि पूछा जाए। विच कंट्रीज एयरफोर्स इज होस्टिंग द रेड फ्लैग 24 एक्सरसाइज? किस देश की वायुसेना रेड फ्लैग 24 अभ्यास की मेजबानी कर रही है? ऑप्शंस आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा यूनाइटेड स्टेट्स। आपको जानना चाहिए कि यूनाइटेड स्टेट्स में एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज रेड फ्लैग 24 जो कि एल्सन एयरफोर्स बेस में होने जा रही है। यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स के राफेल फाइटर जेट्स और एयर क्रू पहुँच चुके हैं अलास्का में, और 8 राफेल फाइटर जेट्स इंडियन एयरफोर्स के, और एक C-17 ग्लोब मास्टर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और एक IL-78 रशियन एयर रिफ्यूलर इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 30 मई को स्टार्ट हो चुकी है, 14 जून तक ये चलेगी। और आपको बता दें जो रेड फ्लैग अलास्का एक्सरसाइज है ये US पैसिफिक एयरफोर्स द्वारा कंडक्ट किया जा रहा है। 1975 से ही US इस एक्सरसाइज को अपने फ्रेंडली जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ कंडक्ट करा रहे हैं, और इस साल 4 कंट्रीज में पार्टिसिपेट कर रही हैं जिनमें US और इंडिया भी हैं। बाकी की 2 कंट्री मैंने काफ़ी खोजने की जो है कोशिश की अलग अलग न्यूज़ में, पर मुझे मिली नहीं। ठीक है, जैसी मिलती है मैं आपको असाइनमेंट क्वेश्चंस में बता दूंगा। जहाँ भी न्यूज़ है उसमें ये लिखा हुआ है कि 4 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं इंक्लूडिंग US एंड इंडिया। तो जो इंडियन एयरफोर्स है वो इसमें 2008 से ही पार्टिसिपेट कर रही है इस एक्सरसाइज में। ये मुझे याद है कि 1-2 बार एग्जाम में पूछा गया है। रेड फ्लैग 24 जब भी होती है ना तो एग्जाम में जरूर पूछी जाती है। अच्छा, इसी के साथ इंडियन नेवी ने अपना जो INS शिवालिक है इसको भेज दिया है एक्सरसाइज रिम पैक के लिए, रिम ऑफ पैसिफिक के लिए, जो कि हवाई में होगा 25 जून से 2 अगस्त तक। नेम द 18-year-old ई-रिक्शा ड्राइवर फ्रॉम उत्तर प्रदेश हु रिसीव्ड अमल क्लूनी विमेंस एम्पावरमेंट अवार्ड इन लंदन। उत्तर प्रदेश के 18 वर्षीय ई-रिक्शा चालक का नाम क्या है जिसे लंदन में अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार मिला? सही आंसर ऑप्शन ए आरती है। आपको जानना चाहिए आरती जो कि एक 18-year-old ई-रिक्शा ड्राइवर है और उत्तर प्रदेश के बहरीच डिस्ट्रिक्ट से आती हैं। इन्हें अमल क्लूनी विमेंस एम्पावरमेंट अवार्ड मिला है लंदन में। उसके बाद फिर किंग्स चार्ल्स III से भी मिलने का इन्हें मौका मिला है। तो ये बकिंगम पैलेस में पहुंची अपने पिंक रिक्शा में। और आपको जानना चाहिए जो आरती इनको प्रिंस का जो ट्रस्ट अवार्ड है इससे भी सम्मानित किया गया है, और ये अवार्ड जो है उन सभी यंग वुमेन को रिकॉग्नाइज करता है जिन्होंने विषम परिस्थितियों के अगेंस्ट जाकर समाज में एक ऐसा उदाहरण छोड़ा है जिसकी गूंज
काफ़ी लंबे समय तक रहने वाली है। What percentage Tata Play stake will Walt Disney sell to the Tata Group? वॉल्ट डिज्नी टाटा प्ले की कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी टाटा समूह को बेचेगा? सही आंसर ऑप्शन डी है 29.8%। आपको जानना चाहिए वॉल्ट डिज्नी ने एक डील फाइनलाइज कर दी है जिसके तहत टाटा प्ले में जो उसके माइनॉरिटी स्टेक है उनको ये टाटा ग्रुप को बेच देगा, ऐसा ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट किया है। तो $1 बिलियन की ये डील रहने वाली है और टाटा ग्रुप फुल कंट्रोल ले लेगा टाटा प्ले पे और 29.8% स्टेक ये डिज्नी से हासिल करेगा। वट ऑर्गेनाइजेशन इज जेठा अहीर नाउ द चेयरमैन ऑफ? जेठा अहीर किस संगठन के अध्यक्ष हैं? ऑप्शंस आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन सी है नाफेड। आपको जानना चाहिए कि सेहरा बीजेपी के सेहरा कॉन्स्टिट्यूंसी है, ठीक है, यहाँ के एमएलए जेठा अहीर, इन्हें चेयरमैन नियुक्त किया गया है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि नाफेड का। बाकी नाफेड के बारे में आपको जानना चाहिए, पूछ लेते हैं। एक तो ये जो है मार्केट किससे संबंधित है? जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होते हैं उनके मार्केटिंग से संबंधित है। और महात्मा गांधी के जन्मदिन के दिन इसकी स्थापना हुई थी, तो अक्टूबर 1958 को। जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है हमारे या फिर फॉरेस्ट रिसोर्स होते हैं, ठीक है, उनके ट्रेड को प्रमोट करने संबंधित एजेंसी है। इसका हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में, 4 रीजनल ऑफिस भी हैं दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में। 2008 में इसने एक नेशनल स्पोर्ट एक्सचेंज भी स्टैब्लिश किया था। Who has been appointed as the new CEO of Sony Pictures Networks India? Sony Pictures Networks India के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा गौरव बनर्जी। आपको जानना चाहिए जापान की जो सोनी कंपनी है इन्होंने वॉल्ट डिज्नी के एग्जीक्यूटिव गौरव बनर्जी को अपना न्यू इंडिया चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट किया है और इस पद पर ये एनपी सिंह को रिप्लेस कर रहे हैं। Envoys of how many nations presented their credentials to the President of India recently? हाल ही में कितने देशों के दूतों ने भारत के राष्ट्रपति को अपना परिचय पत्र प्रस्तुत किया? सही आंसर ऑप्शन सी है 7। आपको जानना चाहिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू ने 7 देशों के इक्वाडोर, यूनाइटेड किंगडम, कुवैत, न्यूजीलैंड, गिनी, फिजी और चाइना के जो अम्बेसडर या फिर हाई कमिश्नर्स हैं इनके जो क्रेडेंशियल्स हैं उनको एक्सेप्ट किया राष्ट्रपति भवन में एक सेरेमनी के दौरान, यानी कि हाल ही में इंडिया में अम्बेसडर या हाई कमिश्नर अपॉइंट किए गए हैं। तो ये सभी है, इनमें आप देख लीजिएगा इक्वाडोर के हैं, यूनाइटेड किंगडम के हैं, यूनाइटेड किंगडम के याद रखिएगा लिंडे एलिजाबेथ कैमरून है और यहाँ पर आप चाइना के याद रखिएगा, ये हाल ही में नियुक्त हुए हैं जू फीहोंग, और न्यूजीलैंड के भी आप देख सकते हैं पैट्रिक जॉन राता। Which company has recently forged a technology partnership with Norway's Nel ASA? हाल ही में किस कंपनी ने नॉर्वे की Nel ASA के साथ प्रौद्योगिकी साझेदारी की है? ऑप्शंस आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन डी रिलायंस है। आपको जानना चाहिए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने नॉर्वे की Nel ASA के साथ पार्टनरशिप की है ताकि एनर्जी इन्वेस्टमेंट भारत में जो है बढ़ सके, ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन बढ़ सके। Reliance entered into a technology licensing agreement that provides the company with an exclusive license for Nel's alkaline electrolyzers in India। तो इसका जो इलेक्ट्रोलाइजर्स है उसको यूज़ कर पाएगी रिलायंस इंडस्ट्रीज़, ठीक है, और बाकी ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन से संबंधित ये जो पैक्ट है ये रहा है। What is the name of the co-branded credit card launched by पूनावाला फिनकॉप लिमिटेड एंड इंडसइंड बैंक? पूनावाला फिनकॉप लिमिटेड और इंडसइंड बैंक द्वारा लॉन्च किए गए सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड का नाम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा इंडसइंड बैंक पूनावाला फिनकॉप इलाइट रुपे प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड। आपको जानना चाहिए पूनावाला फिनकॉप लिमिटेड ने इंडसइंड बैंक के साथ मिलकर एक को ब्रांडेड इंडसइंड बैंक पूनावाला फिनकॉप एलिट रुपे प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है और कई तरह के रिवार्ड्स में प्रोवाइड कराता है। कोई एनुअल फीस नहीं है और हर 100 रुपये खर्च करने के साथ ही रिवार्ड्स इस पर मिलते हैं, चाहे वो यूपीआई ट्रांजैक्शन हो। एक्सिस बैंक कोलैबोरेटेड विद विच कंपनी टू लॉन्च द NFC साउंड बॉक्स? एक्सिस बैंक ने NFC साउंड बॉक्स लॉन्च करने के लिए किस कंपनी के साथ सहयोग किया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी मास्टर कार्ड। आपको जानना चाहिए एक्सिस बैंक जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है इंडिया में, इन्होंने NFC साउंड बॉक्स लॉन्च किया है मास्टर कार्ड के साथ मिलकर। तो ये इंडस्ट्री का फर्स्ट इस तरह का साउंड बॉक्स कह रहे हैं और सभी पेमेंट सॉल्यूशंस पर ये काम करेगा। भारत QR, UPI, टैप एंड पे एंड टैप प्लस पिन पेमेंट सभी पर, जिस तरह भी किसी भी तरह की पेमेंट जो होती है उन सब पर, चाहे वो टैप प्लस पिन पेमेंट हो, उस पर भी ये काम करने वाला है, ठीक है। और इट इनेबल्स मर्चेंट्स टू एक्सेप्ट ट्रांजेक्शन्स ग्रेटर देन
5,000 rupees via card instruments. Which government board has been officially dissolved? किस सरकारी बोर्ड को आधिकारिक तौर पर भंग कर दिया गया है? सही आंसर ऑप्शन सी है, फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड। देखिए, एक बोर्ड है जो कि सरकार को जो कम्युनिटी न्यूट्रिशन प्रोग्राम है उससे संबंधित लॉजिस्टिक सपोर्ट और टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। इसे हाल ही में ऑफिशियली डिसॉल्व कर दिया गया है। गवर्नमेंट का प्लान है जो इतनी भी गवर्नमेंट बॉडीज हैं उनका रेशनलाइजेशन किया जाए, तो फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड इसका नाम है। इसको सरकार ने डिसॉल्व कर दिया है। सरकार ने मतलब वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने डिसॉल्व कर दिया। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और पहले एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के तहत आती थी, फिर इसको 1993 में वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में ट्रांसफर कर दिया गया था। Which country has become chair of regional grouping Colombo process for the term 2024-26? कौन सा देश 2024 से 26 अवधि के लिए क्षेत्रीय समूह कोलंबो प्रक्रिया का अध्यक्ष बन गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए इंडिया है। आपको जाना चाहिए इंडिया कोलंबो प्रोसेस का अध्यक्ष बन गया है। कोलंबो प्रोसेस एक रीजनल ग्रुपिंग है और 2024 से 26 टर्म के लिए ये इसका अध्यक्ष बना है। पहली बार है, जब कोलंबो प्रोसेस 2003 में बना था उसके बाद से पहली बार भारत को इसकी अध्यक्षता मिली है। 12 मेंबर स्टेट्स हैं इसमें। एशिया के एक रीजनल कंसल्टेटिव फोरम है और ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट से संबंधित ये एक फोरम है और जो परमानेंट मिशन है इनके मेंबर स्टेट्स का ये जेनेवा में है। मेंबर्स हैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, कंबोडिया, इंडिया, इंडोनेशिया, नेपाल, पाकिस्तान, फिलीपींस, श्रीलंका, थाईलैंड एंड वियतनाम। भारत 2003 में जब इस प्रोसेस की शुरुआत हुई थी कोलंबो प्रोसेस की, तभी से इसका सदस्य है। विच सिटी इज होस्टिंग वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे ऑन 5 जून? 5 जून को कौन सा शहर विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी कर रहा है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, रियाद। आपको जानना चाहिए कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे ये हर साल 5 जून को मनाया जाता है और रियाद जो कि सऊदी अरब में है ये 2024 वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे को होस्ट कर रहा है। आपको जानना चाहिए वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे को इस्टेब्लिश किया गया था 1972 में यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, जब स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन इन्वायरमेंट संपन्न हुई। एक साल बाद 1973 में पहला वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया गया जिसका थीम रहा ओनली वन अर्थ। अगर हम इस साल बात करें 2024 में, तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे का थीम रहेगा लैंड रिस्टोरेशन, डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलियंस और स्लोगन रहेगा अवर लैंड अवर फ्यूचर, वी आर जनरेशन रिस्टोरेशन। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि 5 जून को ही इंटरनेशनल डे फॉर द फाइट अगेंस्ट इलीगल, अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग भी सेलिब्रेट किया जाता है। Who became the fastest woman to reach 100 wickets in one-day international cricket? एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट तक पहुंचने वाली महिला कौन बनी? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, सोफी एक्लेस्टोन। आपको जानना चाहिए इंग्लैंड स्पिनर सोफी एक्लेस्टोन ये फास्टेस्ट वुमेन क्रिकेटर बन गई हैं जिन्होंने 100 विकेट्स लिए हैं वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में और हाल ही में इन्होंने 3 विकेट लिए हैं। पाकिस्तान के खिलाफ 178 रन से इन्होंने जो है विक्ट्री हासिल की इंग्लैंड ने। आपको बता दें 63 मैचेस में इन्होंने अपने 100 विकेट पूरे किए हैं। इससे पहले रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर कैथरीन फिट्जपैट्रिक के पास था जिन्होंने 64 इनिंग्स में 100 विकेट लिए थे। हु वॉन द वीमेंस टाइटल एट द बॉर्न इंटरनेशनल टूर्नामेंट? बॉर्न इंटरनेशनल टूर्नामेंट में महिला खिताब किसने जीता? सही आंसर ऑप्शन सी है, तन्वी शर्मा। आपको जानना चाहिए यंग इंडियन शटलर यानी कि बैडमिंटन प्लेयर तन्वी शर्मा, इन्होंने चाइनीज ताइपे की वांग पीशू को हराकर बॉर्न इंटरनेशनल टूर्नामेंट जीत लिया है जर्मनी में। मेंस टाइटल चेंग काई ने जीता है। विच इंडियन एथलीट क्लिंच द गोल्ड मेडल इन द विमेंस लॉन्ग जंप इवेंट एट द ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024 इन चाइनीज ताइपेई? चाइनीज ताइपेई में ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024 में महिलाओं की लंबी कूद स्पर्धा में किस भारतीय एथलीट ने स्वर्ण पदक जीता? सही आंसर ऑप्शन सी है, नयना जेम्स। आपको जानना चाहिए इंडियन एथलीट नयना जेम्स, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है विमेंस लॉन्ग जंप इवेंट में ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024 के दौरान जो कि चाइनीज ताइपेई में हुई है। आपको बता दें ये एथलेटिक्स चैंपियनशिप ब्रॉन्ज मेडलिस्ट रही हैं और इस प्रतियोगिता में ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024 में इन्होंने 6.43 मीटर की लॉन्ग जंप लगाई है और गोल्ड मेडल जीता है। साथ ही आपको जानना चाहिए इसमें मेंस 800 मीटर में गोल्ड मेडल जीता है अंकेश चौधरी ने भारत के ही, और डीपी मनु ने गोल्ड मेडल जीता है मेंस जेवलिन थ्रो में।
इसी के साथ भारत का जो कैंपेन है ताइवान ओपन 2024 में समाप्त हो गया है 7 मेडल्स के साथ, जिसमें 3 गोल्ड हैं, 3 सिल्वर हैं और 1 ब्रॉन्ज है। इंडियन विकेटकीपर बैटर दिनेश कार्तिक अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट। व्हेन डिड कार्तिक मेक हिज डेब्यू फॉर द इंडियन क्रिकेट टीम? भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की। कार्तिक ने भारतीय क्रिकेट टीम के लिए पदार्पण कब किया? सही आंसर ऑप्शन सी है 2004। आपको जानना चाहिए इंडियन विकेटकीपर बैटर और आरसीबी प्लेयर दिनेश कार्तिक, इन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। साल 2004 में इन्होंने इंडियन क्रिकेट टीम के लिए अपना पदार्पण किया था। आपको बताया 2007 में जो भारत ने T20 वर्ल्ड कप जीता, 2013 की जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती, उन दोनों ही टीम का ये हिस्सा भी थे। कार्तिक ने 26 टेस्ट खेले हैं, 24 वनडे इंटरनेशनल खेले हैं और 60 T20 खेले हैं 2004 से 2022 के बीच में। 1025 रन के टेस्ट में है, 1752 रन ओडीआई में है और 686 रन T20 में है। एक सेंचुरी भी इनके नाम है। हु वॉन द 2024 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी टाइटल 2024? स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी का खिताब किसने जीता? सही आंसर ऑप्शन सी है बृहत सोमा। आपको जानना चाहिए बृहत सोमा जो कि 12 ईयर ओल्ड एक बालिका है, ठीक है। ये 2024 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी का खिताब इन्होंने जीता है और $50,000 की प्राइज मनी इनको मिली है। इनके जो फादर हैं श्रीनिवास सोमा, ये तेलंगाना से बिलोंग करते हैं। बृहत ने जो है 30 में से 29 वर्ड्स बिल्कुल राइटली स्पेल्ड किए 90 सेकेंड्स में और इसी के साथ ये 28th इंडियन अमेरिकन बन गए जिन्होंने टाइटल जीता है। Who has overtaken मुकेश अंबानी to become Asia's richest individual? मुकेश अंबानी को पछाड़कर कौन एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया है? सही आंसर ऑप्शन बी है गौतम अडानी। आपको जानना चाहिए बिलियनियर गौतम अडानी, इन्होंने मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ दिया है। मुकेश अंबानी चेयरमैन है रिलायंस इंडस्ट्रीज के और अब गौतम अडानी एशिया के रिचेस्ट इंडिविजुअल बन गए हैं ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स में। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी 11th हैं रैंक में। अगर हम बात करें ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स की, इनकी नेटवर्थ $111 बिलियन है, वहीं अंबानी की नेटवर्थ $109 बिलियन है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार जो बर्नार्ड अर्नोल्ड है ये वेल्थिएस्ट पर्सन है पूरे वर्ल्ड में। इनकी नेटवर्थ $207 बिलियन की है। इसके बाद फिर एलोन मस्क आते हैं $203 बिलियन के साथ, फिर जेफ बेजोस आते हैं $199 बिलियन के साथ। विच सिटी हैज ऑफिशियली सीज्ड टू बी द जॉइंट कैपिटल ऑफ तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश? कौन सा शहर आधिकारिक तौर पर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की संयुक्त राजधानी नहीं रह गया है? सही आंसर ऑप्शन ए है हैदराबाद। आपको जाना चाहिए 2 जून से हैदराबाद तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की जॉइंट कैपिटल अब नहीं रहा है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5(1) ऑफ द AP रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 हैदराबाद को जो है 10 साल तक के लिए जॉइंट कैपिटल घोषित किया गया था दोनों ही राज्यों के लिए, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लिए, ठीक है, 2 जून 2014 से 10 साल के लिए। तो अब 10 साल पूरे हो गए हैं। सेक्शन 5(2) ऑफ दिस एक्ट AP रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 ये कहता है इस पीरियड के बाद 10 साल के बाद हैदराबाद केवल तेलंगाना की कैपिटल रहेगी और आंध्र प्रदेश की नई कैपिटल इस्टेब्लिश की जाएगी। आंध्र प्रदेश की अभी कोई परमानेंट कैपिटल नहीं है क्योंकि अमरावती या विशाखापट्टनम दोनों में से कौन सी कैपिटल होगी ये अभी क्लियर नहीं हो पाया है। हाला टॉमस डॉटर हैज़ बीन इलेक्टेड न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? हाला टॉमस डॉटर को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया? सही आंसर ऑप्शन बी आइसलैंड है। आपको जानना चाहिए कि हाला टॉमस डॉटर जो कि एक एंटरप्रेन्योर है, ये आइसलैंड का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत चुकी हैं और इस पद पर ये अब रिप्लेस करेंगी गुडनी जोहानसन को। यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है 4 साल के लिए चुनी जाती हैं। आइसलैंड की बात करते हैं, कैपिटल रेकजाविक है और करेंसी है आइसलैंडिक क्रोना। इंडिया रिसीव द हाईएस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम विच कंट्री इन 2023-24? 2023-24 में भारत को किस देश से सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि FDI प्राप्त हुआ है? सही आंसर ऑप्शन सी सिंगापुर है। आपको जानना चाहिए इंडिया ने जो हाईएस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि FDI रिसीव किया है वो सिंगापुर से किया है 2023-24 में। हालांकि जो ओवरसीज कैपिटल इनफ्लो है हमारी कंट्री में, जो बाहर से पैसा आया है उसमें कॉन्ट्रैक्शन देखने मिला है लगभग 3.5% का, और FDI जो आई है सिंगापुर से उसमें भी डिप देखने के लिए मिला है 31.55% का,
और टोटल FDI 11.77 बिलियन US डॉलर हमने प्राप्त की 2023-24 में सिंगापुर से। अच्छा, लास्ट फिस्कल में जो FDI इक्विटी इनफ्लो है इसमें भी डिक्रीज देखने को मिला है, जो मेजर कंट्रीज है जैसे मॉरिशस, सिंगापुर, US, UK, UAE और कैमन आइलैंड्स, जर्मनी और साइप्रस से। हाउएवर नीदरलैंड्स एंड जापान से जो इन्वेस्टमेंट है भारत में वो बढ़ती हुई देखने के लिए मिली है। 2018-19 से ही सिंगापुर लार्जेस्ट सोर्स रहा है FDI का भारत में। इससे पहले 2017-18 में मॉरिशस से हमारे पास मैक्सिमम FDI आती थी। FDI इक्विटी इनफ्लो भारत में डिक्लाइन हुई है 3.49% से और 44.42 बिलियन US डॉलर रही है 2023-24 में, जबकि 2022-23 में 46.03 बिलियन US डॉलर थी। टोटल FDI में क्या क्या आता है? इक्विटी इनफ्लो आता है, री इन्वेस्टेड अर्निंग्स आता है और भी अदर कैपिटल्स आती हैं। इनमें भी जो है डिक्लाइन देखने को मिला है 1% का और 70.95 बिलियन US डॉलर रही है 2023-24 में, जबकि 2022-23 में 71.35 बिलियन US डॉलर थी। 2021-22 का ऐसा साल था जब हमें हाईएस्ट एवर FDI मिला था 84.83 बिलियन US डॉलर का। सेक्टरली अगर हम बात करें तो जो इनफ्लो है FDI इनफ्लो, ये कॉन्ट्रैक्शन देखने मिला है सर्विसेज सेक्टर में, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर में, ट्रेडिंग में, टेलीकम्युनिकेशन में, ऑटोमोबाइल में, फार्मा एंड केमिकल्स में। इसके विपरीत जो कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज़ हैं, डेवलपमेंट एंड पावर सेक्टर्स हैं, यहाँ पर अच्छी खासी FDI हमें देखने के लिए मिली है। FDI मॉरिशस से जो है घटी है। मॉरिशस सेकंड लार्जेस्ट इन्वेस्टर है भारत में, पहले पर सिंगापुर, उसके बाद मॉरिशस। तो 7.97 बिलियन US डॉलर FDI यहाँ पर आई है। और तीसरे नंबर पर US है, ये थर्ड लार्जेस्ट इन्वेस्टर है भारत में। 2023-24 में 4.99 बिलियन US डॉलर की फॉरेन इन्वेस्टमेंट US से आई है, जबकि 2022-23 में 6 बिलियन US डॉलर की इन्वेस्टमेंट आई थी। फिर US के बाद नीदरलैंड्स आते हैं, जापान, UAE, साइप्रस, जर्मनी, कैमन आइलैंड्स, ये सब आते हैं। What is the amount of the penalty imposed by the income tax department on Larsen and Toubro Limited? आयकर विभाग ने लार्सन एंड टोब्रो लिमिटेड पर कितना जुर्माना लगाया? सही आंसर ऑप्शन डी है 4.68 बिलियन US डॉलर। आपको जाना चाहिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 4.68 करोड़ रुपीस की पेनल्टी लगाई है लार्सन एंड टोब्रो लिमिटेड पर, और टैक्स प्रोसीडिंग्स से संबंधित कुछ मैटर रहा है। ठीक है, इनकी जो अर्सवाइल कंपनी थी L&T हाइड्रोकार्बन इंजीनियरिंग लिमिटेड, उससे संबंधित कुछ टैक्स से संबंधित कोई मैटर था, तो उसकी वजह से ये जो है फाइन लगा है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द चाइनीज स्पेसक्राफ्ट दैट लैंडेड ऑन द फार साइड ऑफ द मून? उस चीनी अंतरिक्ष यान का क्या नाम है जो चंद्रमा के सुदूर भाग पर उतरा? सही आंसर ऑप्शन बी है चैंग 6। देखिए, चाइना ने एक अनक्रूड स्पेसक्राफ्ट चाइना का जो मून का जो फार साइड है उस पर उतारा है 2 जून को, और ये सक्सेसफुली लैंड किया है साउथ पोल एटक्वेन बेसिन पर, जो कि मून के फार साइड पर स्थित है, और यहाँ से कुछ सैंपल लेकर ये वापस भी चल दिया है। वापस जर्नी इसकी शुरू हो गई है। आपको बता दें, इसको चाइनीज़ लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट से लॉन्च किया गया था और 53 दिन हो गए थे इसको लॉन्च किए हुए, तब ये लैंड किया। इसमें एक ऑर्बिटर है, एक रिटर्नर है, एक लैंडर है और एक असेंडर है। और ये दूसरी बार है जब ये मिशन सक्सेसफुली मून के फार साइड पर पहुंचा। इससे पहले 2019 में चाइना ने चैंग 4 प्रोब भी लॉन्च किया था, इसी तरह का था वो। विच कंपनी हैज़ रिसेंटली साइंड द मास्टर सर्विस एग्रीमेंट विद मर्क शार्प एंड डोहमे सिंगापुर ट्रेडिंग? हाल में किस कंपनी ने मर्क शार्प और डोहमे सिंगापुर ट्रेडिंग के साथ मास्टर सर्विस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन सी है अरबिंदो फार्मा। आपको जाना चाहिए अरबिंदो फार्मा लिमिटेड ने कहा है कि जो हमारी होली ओन्ड सब्सिडरी है थेरानाइम बायोलॉजिक्स प्राइवेट लिमिटेड, इसने एक मास्टर सर्विस एग्रीमेंट साइन किया है मर्क शार्प एंड डोहमे सिंगापुर ट्रेडिंग के साथ, और इसके तहत जो थेरानाइम है वो 1,4 करोड़ रुपए नई फैसिलिटी के लिए इन्वेस्टमेंट करेगी। अंडर द टर्म्स ऑफ द मास्टर सर्विस एग्रीमेंट, थेरानाइम विल बिल्ड अ न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स फॉर MSD. The facility will be located at Borapatla, Hatnura Mandal, Medak district, Telangana. Which organization increased its stake in PI Industries past the 5% mark? किस ऑर्गेनाइजेशन ने PI इंडस्ट्रीज में अपनी हिस्सेदारी 5% से अधिक बढ़ाई है? सही आंसर ऑप्शन डी है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आपको जानना चाहिए कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि PI इंडस्ट्रीज़ में जो इसके स्टेक हैं वो 5% से ज़्यादा हो गए हैं। इसने हाल ही में 72,000 शेयर्स एक्वायर किए हैं इस एग्रोकेमिकल्स फर्म में ओपन मार्केट से। कॉस्ट रही 3,558.29 रुपये ईच पर शेयर।
ठीक है। बाकी अब 4.95% से 5% के भी पार अब इनकी जो है शेयर चले गए हैं, इनका जो स्टेक है वो चला गया है। Which company signed an MOU with DBS Bank India Limited for dealer inventory funding? डीलर इन्वेंट्री फंडिंग के लिए किस कंपनी ने DBS बैंक इंडिया लिमिटेड के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन डी है मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड। देखिए मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है DBS बैंक इंडिया लिमिटेड के साथ फॉर डीलर इन्वेंट्री फंडिंग। द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फर्दर इनहेंसेस कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेंट्री फंडिंग ऑप्शंस फॉर ओवर 3,863 मारुति सुजुकी सेल्स आउटलेट्स अक्रॉस द कंट्री। तो वही जो मारुति सुजुकी लेना चाहता है, ठीक है, उसको फंडिंग की सुविधा देगा DBS बैंक। DBS बैंक की बात करें, एक सिंगापुरियन मल्टीनेशनल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस कॉरपोरेशन है, भारत में 29 साल से है, ठीक है। इसका फर्स्ट ऑफिस मुंबई में खुला था 1994 में। From which country is the RBI transporting its 100 tons gold reserves back to India? RBI किस देश से अपना 100 टन सोने का भंडार भारत वापस ला रहा है? सही आंसर ऑप्शन डी है यूनाइटेड किंगडम। आपको जानना चाहिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसने यूनाइटेड किंगडम से 100 टन ऑफ इट्स गोल्ड रिजर्व्स वापस लाने शुरू कर दिया। तो RBI का जो गोल्ड रिजर्व है 100 टन का, वो यूनाइटेड किंगडम से वापस लाना शुरू कर दिया है। और 1991 के बाद पहली दफ़ा ऐसा जब RBI ने एक पोर्शन अपने ओवरसीज गोल्ड रिजर्व का भारत लाना शुरू किया है। मतलब भारत में रखेंगे उसको, बाहर रखते हैं ना सेफ्टी की वजह से, तो अब उसको भारत में ही रखेंगे, ठीक है। बाकी और कोई इम्प्लीकेशन इसका नहीं होगा। तो फिलहाल RBI के पास जो है 500 टन गोल्ड वो अब्रोड में है, 300 टन इंडिया में है। तो अब 100 टन वापस आ जाएगा तो 400 जो है हो जाएगा, 400 बाहर और 400 भारत में। बाकी आपको बता दें जो गोल्ड है भारत में, ये RBI के जो लोकर्स हैं मुंबई के मिंट रोड एज वेल एज नागपुर, यहाँ पर रखा जाता है। अच्छा जी, ये गोल्ड रिजर्व वापस लाया जा रहा है RBI द्वारा। ऐसा कोई फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन नहीं है इंडिया की जीडीपी की बात करें या टैक्स कलेक्शन की या फिर RBI की बैलेंस शीट की, तो RBI का है ही, ठीक है। तो केवल RBI इसको वापस ला रहा है। लिखा भी है द ऑपरेशन मेनली इन्वॉल्व्स अ चेंज इन द स्टोरेज लोकेशन ऑफ द गोल्ड विदाउट अफेक्टिंग द ओवरऑल अमाउंट हेल्ड। केवल लोकेशन चेंज हो रही है, बाकी और कुछ नहीं। Additionally, there are no customs or GST implications associated with this transfer as the gold being repatriated is already owned by India. जो गोल्ड आ रहा है ऑलरेडी हमारा ही है। अगर हम मार्च 31, 2024 तक बात करें तो टोटल गोल्ड जो RBI के पास है वो 822.10 मैट्रिक टन का है। मार्च 31, 2023 तक ये वैल्यू 794.63 मैट्रिक टन की थी। तो एक साल में 27.47 मैट्रिक टन का गोल्ड हमने ऐड किया है। ये लाइन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। आपको पता है पूरे वर्ल्ड में भारत 9th लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व रखता है। पहले नंबर पर US है, फिर जर्मनी, फिर इटली, फिर फ्रांस और फिर रशिया। ये जो है 5 देश टॉप गोल्ड होल्डर्स हैं। क्लाउडिया शिनबाम विल बी द फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? पूछ रहे हैं कि क्लाउडिया शिनबाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति होंगी। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है मैक्सिको। आपको जानना चाहिए कि क्लाइमेट साइंटिस्ट एंड फॉर्मर मेयर ऑफ मैक्सिको सिटी क्लाउडिया शिनबाम ये फर्स्ट वुमेन है जो कि मैक्सिको की प्रेसिडेंट इलेक्ट की गई हैं, साथ ही फर्स्ट जूइश लीडर भी हैं जो इस ऑफिस तक पहुंची। आपको बता दें इनकी पार्टी का नाम है मोरेना और इस पोस्ट पर ये एंड्रेस मैनुअल लोपेस ओब्राडोर को सक्सीड कर रही हैं। विच कंट्रीज डिड रुचिरा काम्बोज सर्व एज इंडियन एनवॉय बिफोर बिकमिंग द परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशंस? पूछ रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधि बनने से पहले रुचिरा काम्बोज ने किन देशों में भारतीय दूत के रूप में काम किया? सही आंसर ऑप्शन डी है भूटान एंड साउथ अफ्रीका। आपको जानना चाहिए इंडिया की फर्स्ट वुमेन परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशंस रुचिरा काम्बोज ये 35 साल की सेवा के बाद रिटायर हो चुकी हैं और अपने इन 35 सालों में इन्होंने भूटान में, साउथ अफ्रीका में और यूनेस्को में भारत के एनवॉय के तौर पर कार्य किया है। आपको जानना चाहिए कि अगस्त 2, 2022 को ये परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव या फिर एम्बेसडर ऑफ इंडिया बनी न्यूयॉर्क में। हु हैज़ मुथूट पापाचन ग्रुप अनाउंस्ड एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर? मुथूट पापाचन ग्रुप ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है? सही आंसर ऑप्शन सी है शाहरुख खान। आपको जानना चाहिए कि मुथूट पापाचन ग्रुप जिसे मुथूट ब्लू भी कहते हैं, इन्होंने शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ये जो मुथूट पापाचन ग्रुप है ये जो इंडिया की लीडिंग NBFCs हैं जैसे मुथूट फिनकॉर्प लिमिटेड हो गया, मुथूट माइक्रोफिन लिमिटेड, मुथूट कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड, मुथूट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, इनकी प्रमोटर है।
साथ ही आपको जानना चाहिए कि भारतीय बैडमिंटन प्लेयर पीवी सिंधु, इन्हें टोबैको कंट्रोल इन इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। हाल ही में एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर द्वारा, वहीं पर यह घोषणा की गई। Who was the Spanish La Liga Player of the Year for the 2023-24 सीजन? 2023-24 सीजन के लिए वर्ष का स्पेनिश ला लीगा खिलाड़ी किसे चुना गया? सही आंसर ऑप्शन बी है, जूडे बेलिंगम। आपको जानना चाहिए कि स्पेनिश ला लीगा ने रियल मैड्रिड के जो इंग्लिश प्लेयर हैं जूड बेलिंगम, इन्हें बेस्ट प्लेयर ऑफ द 2023-24 सीजन घोषित किया है। साथ ही बेस्ट कोच का नाम दिया गया है माइकल एंजल सैंचेज मुनोस को। साथ ही बार्सिलोना के यामिन लमाल, इन्हें बेस्ट अंडर 23 प्लेयर अवार्ड दिया गया। वहीं ओसासुना के जेसस एरोसो को गोल ऑफ द सीजन ऑनर दिया गया है। विच स्ट्रेटोवोल्केनो इन इंडोनेशिया इरप्टेड रिसेंटली स्पूइंग रेड लावा? हाल ही में इंडोनेशिया में कौन सा स्ट्रेटोवोल्केनो फटा? सही आंसर ऑप्शन ए है, माउंट इबू। देखिए महत्वपूर्ण होते हैं इंडोनेशिया से संबंधित जो वोल्केनो होते हैं, तो इंडोनेशिया में माउंट इबू वोल्केनो ये हाल ही में इरप्ट हुआ है और लगभग आसमान में जो है जो इसकी ऐश वगैरह है वो 5 किलोमीटर तक गई है। तो इतना खतरनाक जो है इरप्शन इसमें हुआ है। ये एक स्ट्रेटो वोल्केनो है और जो इंडोनेशिया में एक हल्माहिरा आइलैंड है, ठीक है, उसी के नॉर्थ वेस्ट कोस्ट पर ये स्थित है। इंडोनेशिया में लगभग 127 एक्टिव वोल्केनोज हैं और सबसे मोस्ट एक्टिव वोल्केनो है माउंट मेरापी जो कि जावा में है। तो कभी आपके पास कोई क्वेश्चन हो जाए कि हाल ही में एक वोल्केनो इरप्ट हुआ है, कहाँ पर था, तो अगर आपको नहीं आता है और आपको लग रहा है कि यार करना चाहिए, अटेम्प्ट कम है, तो वो इंडोनेशिया जो है आप उस पर टिक कर सकते हैं। ऑप्शन में मिलेगा ही मिलेगा आपको इंडोनेशिया, तो यहाँ पर आप चांस ले सकते हैं। आपको बता दें जो इंडोनेशिया है ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के तहत आता है, जो कि एक काफ़ी हाई सिस्मिक एक्टिविटी जोन माना जाता है। Which High Court has introduced menstrual leave policy for its women employees? किस उच्च न्यायालय ने अपनी महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति शुरू की? सही आंसर ऑप्शन ए है, सिक्किम हाई कोर्ट। आपको जानना चाहिए कि सिक्किम हाई कोर्ट जो कि हमारे देश की स्मॉलेस्ट हाई कोर्ट है, इसने मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी अपने विमेन एम्प्लॉयज़ के लिए शुरू की है। हालांकि इस तरह की लीव लेने से पहले इन्हें जो है मेडिकल ऑफिसर जो है इस हाई कोर्ट का, उसकी रिकमेंडेशन प्राप्त होनी चाहिए। सिक्किम हाई कोर्ट फर्स्ट हाई कोर्ट हो गया इस तरह से हमारे देश में जिसने मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया है। फिलहाल कोई भी इस तरह की मेंस्ट्रुअल लीव के लिए कोई नेशनल पॉलिसी या फिर लॉ नहीं है हमारे देश में। What is the newly formed governing body that the Boxing Federation of India has joined? भारतीय मुक्केबाजी महासंघ ने किस नवगठित फेडरेशन में शामिल हो गया है? भारतीय मुक्केबाजी महासंघ किस नवगठित फेडरेशन में शामिल हो गया है? सही आंसर ऑप्शन ए है, वर्ल्ड बॉक्सिंग। आपको जानना चाहिए कि बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया वर्ल्ड बॉक्सिंग को ज्वाइन कर दिया है। वर्ल्ड बॉक्सिंग आपको बता दें एक न्यूली फॉर्म्ड गवर्निंग बॉडी है और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने जो है इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन को रिकॉग्नाइज करने से रिफ्यूज़ कर दिया है, उसको मान्यता नहीं देता है जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, इसलिए वर्ल्ड बॉक्सिंग बनाया गया है। जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है इसने इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन IBA इसको डी रिकॉग्नाइज कर दिया है 2019 में, क्योंकि कई सारे इश्यूज़ थे, फाइनेंशियल भी थे, स्पोर्ट्स इंटीग्रिटी गवर्नेंस से संबंधित इश्यूज़ थे। अब जो बॉक्सिंग इवेंट होगा 2024 के पेरिस ओलंपिक्स में, ठीक है, उसको जो देखेगा वो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी देखेगा। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी मान्यता किसे दे रहा है? वर्ल्ड बॉक्सिंग को, ठीक है, और इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन को मान्यता नहीं दे रहा है। अब जो इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के साथ जुड़े हुए हैं जिन देशों के बॉक्सिंग फेडरेशन, तो वो भी खेल नहीं पाएंगे, तो इसलिए अब सबको जो है वर्ल्ड बॉक्सिंग की ओर मूव करना पड़ रहा है। वर्ल्ड बॉक्सिंग के जो है प्रेसिडेंट हैं बोरिस वैंडर वॉस्ट। तो ये वर्ल्ड बॉक्सिंग है, अप्रैल 2023 में इसको लॉन्च किया गया था। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट अजय सिंह हैं। What is the new GDP growth forecast for India by Goldman Sachs for the calendar year 2024? कैलेंडर वर्ष 2024 के लिए गोल्डमैन सैक्स द्वारा भारत के लिए नया GDP विकास पूर्वानुमान क्या है? सही आंसर ऑप्शन सी है, 6.7%। आपको जानना चाहिए कि गोल्डमैन सैक्स इसने इंडिया की जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है यानी कि GDP ग्रोथ है कैलेंडर ईयर 2024 के लिए उसको 10 बेसिस पॉइंट से बढ़ा दिया है और 6.7% कर दिया है। जो कोर इन्फ्लेशन है वो 3.4% ईयर ऑन ईयर रहने वाली है, ठीक है, 2024 से अप्रैल तक, ऐसा इन्होंने बताया है।
हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर ऑप्शन बी है राकेश रंजन। देखिए राकेश रंजन को स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। वहीं प्रदीप कुमार त्रिपाठी को लोकपाल सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है 30 जून 2024 तक। वहीं सौरभ गर्ग को फुल टाइम सेक्रेटरी नियुक्त किया गया मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन में। वेयर डिड द WSIS+20 यानी कि वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी फोरम हाई लेवल इवेंट 2024 हेल्ड? WSIS+20 सूचना सोसाइटी पर विश्व शिखर सम्मेलन फोरम उच्च स्तरीय कार्यक्रम 2024 कहाँ आयोजित हुआ? सही आंसर ऑप्शन सी है जेनेवा। आपको जानना चाहिए WSIS+20 यानी कि वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी फोरम हाई लेवल इवेंट 2024, साथ ही AI फॉर गुड ग्लोबल समिट, ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित हुए। इन इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया ITU, यूनेस्को, UNDP और अंकटैट के द्वारा, को होस्ट किया गया ITU द्वारा और स्विस फेडरेशन के द्वारा। जो WSIS+20 फोरम हाई लेवल इवेंट 2024 है, तो ये किस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहा है? वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी जो है 2 फेजेस में हुई थी। जेनेवा में हुई थी 2003 में और ट्यूनिस में हुई थी 2005 में। तो 20 साल हो गए हैं इन चीज़ों को, तो उसी को सेलिब्रेट कर रहा है ये इवेंट। द नेशनल लेवल कोऑर्डिनेशन कमिटी फॉर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान हेल्ड इट्स मेडन मीटिंग इन विच सिटी? विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के लिए राष्ट्रीय स्तरीय समन्वय समिति की पहली बैठक किस शहर में हुई? सही आंसर ऑप्शन बी है न्यू दिल्ली। देखिए नेशनल लेवल कोऑर्डिनेशन कमिटी फॉर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान ने अपनी मेडन मीटिंग यानी कि पहली मीटिंग मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन न्यू दिल्ली में आयोजित की है। तो जो भी ये पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है 11 स्टेट्स में, उनमें किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है उसका स्टेटस यहाँ पर चेक किया गया। तो इसके तहत क्या है, अलग अलग एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जाएंगे PACS लेवल पर, इसमें वेयर हाउस होगा, कस्टम हायरिंग सेंटर होंगे, प्रोसेसिंग यूनिट्स होंगे, फेयर प्राइस शॉप्स होंगे, ये सभी। और ये जो पायलट प्रोजेक्ट है इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NCDC, नाबार्ड, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया FCI, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन CWC, नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज के द्वारा। What is the name of the digital library program created by Department of Social Education and National Book Trust? स्कूल शिक्षा विभाग और नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा बनाए गए डिजिटल लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन डी है राष्ट्रीय ई पुस्तकालय। आपको जानना चाहिए कि डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है नेशनल बुक ट्रस्ट के साथ, जिसके तहत राष्ट्रीय ई पुस्तकालय जो है बनाया जाएगा, जो कि एक डिजिटल लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म है। ठीक है, और इसका मकसद ये है जो नॉन एकेडमिक बुक्स हैं वो प्रोवाइड कराई जाएं बच्चों को। तो राष्ट्रीय ई पुस्तकालय इसमें 1000 से ज़्यादा नॉन एकेडमिक बुक्स होंगी, 40 से ज़्यादा पब्लिशर्स की, 22 लैंग्वेजेस में इंग्लिश के अलावा। ठीक है, और 4 एज ग्रुप में होंगी ये, 3 से 8, 8 से 11, 11 से 14 और 14 से 18 साल तक के लिए। ठीक है, जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 गाइडलाइंस उनके अनुसार। In which category has Reliance Industries Limited been placed on the Time 100 list? Reliance Industries Limited को Time 100 सूची में किस श्रेणी में रखा गया है? सही आंसर ऑप्शन है टाइटन्स। आपको जानना चाहिए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एंड टाटा ग्रुप, इन दोनों को ही वर्ल्ड्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनीज हमें नामित किया गया है टाइम मैगजीन के द्वारा। जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है इसको टाइटन्स कैटेगरी में रखा गया है। टोटल 5 कैटेगरीज है, एक तो है टाइटन्स, लीडर्स, डिसरप्टर्स, इनोवेटर्स एंड पायनियर्स। तो ये दूसरी बार है जब रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने टाइम 100 लिस्ट में अपना नाम जो है दर्ज किया है। ठीक है, और इकलौती कंपनी है जिसे 2 बार जो है इसमें नामित किया गया। इससे पहले 2021 में भी टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनीज लिस्ट में रिलायंस का नाम आया था। टाटा ग्रुप को भी टाइटन्स कैटेगरी में ही रखा गया है। एक और कंपनी है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसे पायनियर्स कैटेगरी में रखा गया है। इस साल की जो टाइम्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनीज लिस्ट है ये 4th एनुअल एडिशन है इस लिस्ट का। विच स्टेट हैज़ इंक्लूडेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लर्निंग इन स्कूल टेक्स्ट बुक्स? किस राज्य ने स्कूली पाठ्य पुस्तकों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिक्षण को शामिल किया? सही आंसर ऑप्शन ए केरल है। आपको जानना चाहिए केरल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल किया है अपने स्कूल टेक्स्ट बुक्स में, और स्टेट ने इसके लिए प्लान्स भी अनवील किए हैं ताकि AI लर्निंग मॉड्यूल्स जो है इंट्रोड्यूस किए जा सकें क्लास 7 स्टूडेंट्स के लिए।
This move is poised to impact over 4 lakh students across Kerala who will now have the opportunity to delve into the realm of AI in the upcoming academic year. Which company will become the largest customer and first reseller of OpenAI's art enterprise product? So, कौन सी कंपनी OpenAI के एंटरप्राइज उत्पाद की सबसे बड़ी ग्राहक और पहली पुनः विक्रेता बनेगी? सही आंसर ऑप्शन बी है, PwC। आपको जानना चाहिए जो ये PwC है ये लार्जेस्ट कस्टमर एंड फर्स्ट रीसेलर बनेगी OpenAI का जो एंटरप्राइज प्रोडक्ट है। ऐसी एक डील हुई है तो PwC क्या करेगा, ChatGPT एंटरप्राइज को रोल आउट करेगा, है ना। और जो इसकी एंटरप्राइज जो इसके 75,000 US एम्प्लॉयज़ हैं और 26,000 UK एम्प्लॉयज़ हैं उनको प्रोवाइड कराएगा ChatGPT एंटरप्राइज। Which Bengaluru-based fintech firm has launched secured loans in partnership with NBFCs? बेंगलुरु स्थित किस फिनटेक फर्म ने NBFCs के साथ साझेदारी में सिक्योर्ड ऋण लॉन्च किया है? सही आंसर ऑप्शन बी है, फोन पे। आपको जानना चाहिए कि बेंगलुरु बेस्ड फिनटेक फर्म फोन पे इसने सिक्योर्ड लोन्स लॉन्च किए हैं कई सारी NBFCs यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज के साथ मिलकर। तो वॉलमार्ट ओन कंपनी है ये फ़ोन पे और 6 तरह के क्रेडिट प्रोडक्ट्स ये लॉन्च कर रही है। लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड, गोल्ड लोन, 2 व्हीलर एंड 4 व्हीलर लोन्स, होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी एंड एजुकेशन लोन। तो फ़ोन पे ने इसके लिए अलग अलग लैंडर्स के साथ पार्टनरशिप की जैसे टाटा कैपिटल, L&T फाइनेंस, हीरो फिनकॉप, मुथूट फिनकॉप, DMI हाउसिंग फाइनेंस, होम फर्स्ट फाइनेंस, रुपे, वर्ल्ड मनी एंड ग्रेड राइट। Which party emerged as the single largest party in the 2024 लोकसभा इलेक्शंस? 2024 के लोकसभा चुनाव में कौन सी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी? सही आंसर ऑप्शन बी है, बीजेपी। आपको जानना चाहिए कि बीजेपी के नेतृत्व वाली NDA, ठीक है, इसने एब्सोल्यूट मेजोरिटी प्राप्त की है 2024 लोकसभा इलेक्शंस में। 292 सीट्स इसने प्राप्त की हैं। 583 लोकसभा सीट्स के परिणाम आ चुके हैं। बीजेपी ने अकेले 240 सीट्स जीती हैं, हालांकि मेजोरिटी नहीं जीत पाई, 272 सीट्स नहीं जीत पाई। तो कोलिशन की गवर्नमेंट जो है ये बनाने जा रही है। तेलुगु देशम पार्टी TDP इन्होंने 16 सीट जीती हैं, वहीं JDU ने 12 सीट जीती हैं। ये सभी NDA का हिस्सा हैं। दूसरी ओर इंडिया अलायंस की बात करें, इंडिया ब्लॉक की बात करें, इन्होंने 233 सीट्स जीती हैं। 18 अदर्स के खाते में गई हैं। कांग्रेस ने 99 सीट जीती, समाजवादी पार्टी ने 37, तृणमूल कांग्रेस ने 29, DMK ने 22। कुछ अगर हम प्रोमिनेंट कैंडिडेट्स की बात करें, पूछ लेते हैं RBI जैसे एग्जाम में कि इनकी कौन सी सीट है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आप जानते हैं वाराणसी से जीते, अमित शाह गांधीनगर, ओम बिरला कोटा, अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर, गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर, ज्योतिरादित्य M सिंधिया गुना, समाजवादी पार्टी लीडर डिम्पल यादव जीती है मैनपुरी सीट से, शत्रुघ्न सिन्हा आसनसोल से। जो प्राइम मिनिस्टर हैं ये वाराणसी से जीते हैं। अजय रॉय जो कांग्रेस के हैं इन्होंने हराया, हालांकि पहले काफ़ी टाइम तक पीछे भी चलते रहे। अजय रॉय ने जो है इनको काफ़ी कड़ी टक्कर दी थी यहाँ। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 80 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं यहाँ पर, इनके रिजल्ट भी डिक्लेयर हो गए हैं। समाजवादी पार्टी ने सबसे ज़्यादा 37 सीट जीती है, वहीं बीजेपी ने 33 सीट जीती। कांग्रेस ने 6, राष्ट्रीय लोकदल ने 2 सीट्स जीती हैं। अपना दल, सोनेलाल और आज़ाद समाज पार्टी, ठीक है, काशीराम, इन सब ने 1-1 सीट जीती है। BSP ने कोई भी सीट उत्तर प्रदेश में नहीं जीती है। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी ने 4 लोकसभा सीट जीती। दिल्ली में बीजेपी ने सभी 7 सीट जीती। उत्तराखंड में बीजेपी ने सभी 5 सीट जीती। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने सभी 29 सीट जीती हैं और मणिपुर में कांग्रेस ने दोनों सीट्स जीती हैं। शंकर लालवानी बीजेपी के हैं, इन्होंने इंदौर सीट जीती सबसे ज़्यादा मार्जिन से 11,75,092 वोट से, और इनके जो नियरेस्ट राइवल रहे वो संजय रहे बहुजन समाज पार्टी के, और 2,18,674 वोट्स जो है नोटा को गए हैं। ठीक है, इतनी भारी संख्या में नोटा को वोट गए। जनरल इलेक्शंस आपको बता दें 19 अप्रैल से शुरू हुए थे, 1 जून तक चले 7 फेजेस में, और 4 जून को रिजल्ट डिक्लेयर हुआ और अब 18वीं लोकसभा गठित की जाएगी। What is the theme of World Food Safety Day 2024? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2024 का विषय क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, फूड सेफ्टी प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड। आपको जानना चाहिए कि वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे ये हर साल 7 जून को मनाया जाता है, और ये डे ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि FAO के द्वारा। आपको जानना चाहिए 2024 में इस डे का थीम रहेगा फूड सेफ्टी प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली बैंड द एंट्री ऑफ इसराइली पासपोर्ट होल्डर्स
हाल ही में किस देश ने इजरायली पासपोर्ट धारकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, मालदीव्स। आपको जाना चाहिए मालदीव्स की जो गवर्नमेंट है, इन्होंने डिसाइड किया है कि जो भी इजरायली सिटीजन्स हैं उनको एंट्री नहीं दी जाएगी हमारे देश में, और इसके लिए कैबिनेट ने डिसाइड भी किया है कि हम जो भी आवश्यक लॉज हैं उनको अमेंड करेंगे ताकि इजरायली पासपोर्ट होल्डर्स जो है कंट्री में ना आ सकें। इजरायली पासपोर्ट होल्डर्स केवल मालदीव्स में ही नहीं बैन किए गए हैं, बल्कि अल्जीरिया, बांग्लादेश, ब्रूनेई, ईरान, इराक, कुवैत, लेबनान, लीबिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, सीरिया, यमन, यहाँ पर भी इनकी एंट्री अलाउड नहीं है। Which country will allow non-citizens to join its armed forces in order to meet recruitment targets? कौन सा देश गैर नागरिकों को अपने सशस्त्र बलों में शामिल होने की अनुमति देगा? सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, ऑस्ट्रेलिया। आपको जानना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया जो नॉन सिटीजन्स हैं, जो देश के नागरिक नहीं हैं, उन्हें भी अलाउ करेगा कि वो देश की आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया क्या है, एक स्पार्सली पॉपुलेटेड नेशन है। यानी कि स्पार्सली मतलब जो है, जो लोग रहते हैं, जो जनसंख्या घनत्व है काफ़ी दूर दूर है उनका, ठीक है। ऐसे नहीं कि बहुत भीड़ में रह रहे हैं, अलग अलग दूर दूर में रह रहे हैं। स्पार्सली पॉपुलेटेड नेशन है और जो रिक्रूटमेंट टारगेट है वो मैच नहीं कर पा रहा है ऑस्ट्रेलिया। तो ब्रिटेन, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड स्टेट्स, यहाँ के जो सिटीजन्स हैं इनको फेवर किया जाएगा यदि वो ज्वाइन करना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया के आर्म्ड फोर्सेस को। ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, कैपिटल कैनबरा है, करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली ऑफिशियली लॉन्च्ड इट्स स्पेस एजेंसी? हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर अपनी अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की है? सही आंसर ऑप्शन डी है, साउथ कोरिया। आपको जानना चाहिए कि साउथ कोरिया ने हाल ही में अपनी स्पेस एजेंसी लॉन्च की है जिसका नाम है कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि कासा, और यून यंग बीन इस न्यू स्पेस एजेंसी के फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटर बनाए गए हैं। आपको बता दें एजेंसी का जो टारगेट है वो ये है कि 2032 तक हमारा जो लूनर लैंडर है वो मून पर उतरे, और इसके लिए कार्य भी इन्होंने शुरू कर दिया है। विच बैंक हैज़ फोर्स्ड अ बैंक एश्योरेंस टाइड अप विद आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड? किस बैंक ने आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ बैंक एश्योरेंस समझौता किया है? सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक। आपको जानना चाहिए कि कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक ने एक बैंक एश्योरेंस टाई अप किया है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ, जो कि एक प्राइवेट जनरल इंश्योरर है। इस कोलैबोरेशन के थ्रू जो ये है आपका CSFB यानी कि कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के जो जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं इंक्लूडिंग हेल्थ, मोटर, होम, ट्रैवल एंड रूरल इंश्योरेंस, ये अपनी ब्रांच पर जो अपने ग्राहक हैं उनको ऑफर करेगा। बैंक एश्योरेंस मैंने आपको पहले ही बताया है कि एक तरह का पैक्ट होता है एक बैंक और इंश्योरेंस एजेंसी के बीच में, जिसके तहत जो बैंक है वो इंश्योरेंस एजेंसीज के जो भी प्रोडक्ट्स हैं अपने कस्टमर्स को ऑफर करता है। तो बैंक को इससे क्या होता है, कमीशन मिलता है इंश्योरेंस कंपनी से, और इंश्योरेंस कंपनी को क्या मिलता है, एक कस्टमर बेस मिल जाता है, जो बैंक का कस्टमर बेस है वो मिल जाता है। What percentage of stake will Punjab National Bank sell in Canara HSBC Life Insurance Company? पंजाब नेशनल बैंक कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी बेचेगा? सही आंसर ऑप्शन बी है, 10%। आपको जानना चाहिए कि पंजाब नेशनल बैंक 10% स्टेक जो इसके कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में है इन्हें बेचेगा। फिलहाल पंजाब नेशनल बैंक के 23% स्टेक हैं इस इंश्योरेंस फर्म में। HSBC और जो कैनरा बैंक है ये प्रमोटर्स हैं इस कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के। HSBC के 26% स्टेक है, 51% कैनरा बैंक के हैं। Why did the RBI cancel the auction of the 10-year green bonds? RBI ने 10 वर्षीय ग्रीन बॉन्ड की नीलामी क्यों रद्द की? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी है, ट्रेडर्स रिफ्यूज टू पे ग्रीनियम। देखिए पहली बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऐसा किया है कि जो 10 साल का ग्रीन बॉन्ड है उसका जो ऑक्शन होना था उसको कैंसिल कर दिया है, क्योंकि जो ट्रेडर्स हैं उन्होंने ग्रीनियम पे करने से मना कर दिया है। ग्रीनियम सिग्निफाइज द प्रीमियम इन्वेस्टर्स आर विलिंग टू पे फॉर ग्रीन बॉन्ड्स बिकॉज ऑफ देयर सस्टेनेबिलिटी इम्पैक्ट। तो देखिए गवर्नमेंट ने प्लान किया था कि हम 12,000 करोड़ रुपए के ग्रीन बॉन्ड्स इस करंट फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट हाफ में इशू करेंगे। वैसे क्या होता है, जो सेकंड हाफ होता है उसमें इशू किए जाते हैं, पर इस बार फर्स्ट हाफ में इशू किए जा रहे थे, वो भी 2 ट्रांचेस में, 6,000 करोड़ रुपए के 2 ट्रांचेस में 10 साल के लिए। अब देखिए इसमें हुआ क्या, देखिए एक तो रेगुलर बॉन्ड्स होते हैं, एक होते हैं ग्रीन बॉन्ड्स। ग्रीन बॉन्ड्स आप सभी जानते हैं किस लिए इशू किए जाते हैं,
जैसे क्लीन वाटर से संबंधित कोई प्रोजेक्ट है या फिर रिन्यूएबल एनर्जी से संबंधित कोई प्रोजेक्ट्स है उसके लिए, ठीक है। एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी के लिए जो प्रोजेक्ट होते हैं उसके लिए जो बॉन्ड इशू किए जाते हैं उन्हें ग्रीन बॉन्ड बोलते हैं। और जो रेगुलर बॉन्ड होते हैं वो तो होते ही हैं। तो रेगुलर बॉन्ड में क्या होता है, आपको जो इंटरेस्ट है वो ज़्यादा मिलता है। मान लीजिए 1 लाख रुपए का कोई बॉन्ड है, 10 साल की उसकी अवधि है और मैच्योर होने पर 5% का इंटरेस्ट मान लीजिए उस पर मिलेगा, रेगुलर बॉन्ड। वहीं जो ग्रीन बॉन्ड है उस पर आपको कम इंटरेस्ट मिलता है। जैसे मान लीजिए 1 लाख का ही है, ठीक है, 10 साल का पीरियड है, आपको कितना मिलेगा 4.5% का, ठीक है। अब जो रेगुलर बॉन्ड है यानी कि 5% का मिल रहा है और इसमें मिल रहा है 4.5% का, तो अंतर कितना हुआ 0.5% का। तो यही जो अंतर है ना, इसे ही ग्रीनियम कहते हैं, ठीक है। तो जो कस्टमर्स हैं, जो ट्रेडर्स हैं, वो ग्रीनियम पे जो कम इंटरेस्ट मिल रहा है उसको लेने के लिए तैयार नहीं है, 4.5% लेने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए आरबीआई क्या कर सकता था, उन्हें रेगुलर बॉन्ड की तरफ बेच सकता था, पर आरबीआई ने जो है उन ऑप्शन को ही कैंसिल कर दिया है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे ग्रीनियम का मतलब क्या है। जो कस्टमर होते हैं वो कम इंटरेस्ट लेने के लिए तैयार हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि इन्वायरमेंट से संबंधित जो है प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, तो इनके लिए वो मान जाते हैं। पर यहाँ पर ग्रीनियम देने के लिए तैयार नहीं है इन्वेस्टर्स। विच अवार्ड वॉज गिवन टू सी डॉट बाय द यूनाइटेड नेशंस इन 2024? 2024 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा सी डॉट को कौन सा पुरस्कार दिया गया? सही आंसर ऑप्शन सी है, WSIS चैंपियन अवार्ड। आपको जानना चाहिए सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, जिसे सी डॉट भी बोलते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसी है, इसे यूनाइटेड नेशंस WSIS 2024 चैंपियन अवार्ड मिला है। इसके प्रोजेक्ट मोबाइल इनेबल्ड डिजास्टर रेजिलियंस थ्रू सेल ब्रॉडकास्ट इमरजेंसी अलर्टिंग के लिए, ठीक है, जिसे AIC7E इन्वायरमेंट के तहत रिकॉग्नाइज किया गया है। और क्या कैटेगरी रही इस अवार्ड की? बेनिफिट्स इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ ई इन्वायरमेंट। आपको बता दीजिए वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी है WSIS+24 2024, ये इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन द्वारा जेनेवा स्विट्जरलैंड में होस्ट किया गया। इसे हमने अलग से MCQ में भी देखा था। What is the estimated horticulture production in India for 2023-24 according to the second advance estimates? दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार 2023-24 के लिए भारत में बागवानी उत्पादन कितना अनुमानित है? सही आंसर ऑप्शन बी है, 352.23 मिलियन टन्स। देखिए डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने सेकेंड एडवांस एस्टिमेट्स ऑफ 2023-24 ऑफ एरिया एंड प्रोडक्शन ऑफ वेरियस हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को रिलीज़ किया है। तो जो हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन है कंट्री में 2023-24 में ये 352.23 मिलियन टन्स का रहने वाला है। अगर हम 2022-23 से कंपेयर करें तो 32.51 लाख टन्स कम ये रहेगा। फ्रूट्स, हनी, फ्लावर्स, प्लांटेशन क्रॉप्स, स्पाइसेस, एरोमेटिक्स एंड मेडिसिनल प्लांट्स, इनके प्रोडक्शन में इंक्रीज़ देखने के लिए मिलेगा। वहीं वेजिटेबल्स के प्रोडक्शन में डिक्रीज़ देखने के लिए मिलेगा। फ्रूट्स का जो प्रोडक्शन है वो 112.63 मिलियन टन्स रहेगा, क्योंकि बनाना, लाइम, लेमन, मैंगो, गवावा, ग्रेप्स, इनका प्रोडक्शन ज़्यादा रहेगा। वहीं जो एप्पल है, पोमीग्रेनेट है, इनका प्रोडक्शन कम रहने वाला है। जो वेजिटेबल्स का प्रोडक्शन है वो 204.96 मिलियन टन्स रहेगा। What is the total food grain production estimated for the year 2023-24 according to the third advance estimates? तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2023-24 के लिए कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना अनुमानित है? सही आंसर ऑप्शन डी है, 3288.52 लाख मिलियन टन, ठीक है। अब देखो दो अंतर है यहाँ पर। अब ये जो है आपका कहाँ है, हाँ ये वाला देखिए जो क्वेश्चन है वहाँ पर तो खाद्यान्न पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है बागवानी उत्पादन जो हॉर्टिकल्चर है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, टोटल खाद्यान्न, ठीक है। वहाँ पर क्या है, वेजिटेबल, फ्रूट्स वगैरह। यहाँ पर टोटल खाद्यान्न आपका जो होता है गेहूँ, वीट, ठीक है, ये सब मतलब वही राइस हो गया, वीट हो गया और दालें वगैरह, टोटल खुद खाद्यान्न कितना रहेगा, ठीक है। तो ये रहेगा 3288.52 लाख मिलियन टन। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये याद रखिएगा फूड ग्रेन प्रोडक्शन के बारे में। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, इन्होंने थर्ड एडवांस एस्टिमेट्स ऑफ मेजर एग्रीकल्चर क्रॉप्स फॉर द ईयर 2023-24 रिलीज़ किया है। और खरीफ, रबी और समर सीजन में जो भी यील्ड्स होती हैं यानी कि फसलें होती हैं उनके लिए जारी किया गया है। टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन ये 3288.52 LMT रहेगा, जो कि 2022-23 में जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन हुआ उससे कम है। लेकिन जो पिछले 5 साल में फूड ग्रेन प्रोडक्शन हुआ है उससे 211 LMT ज़्यादा है। पिछले 5 साल में 3077.52 LMT फूड ग्रेन प्रोडक्शन हुआ है।
टोटल राइस प्रोडक्शन 1367 LMT रहेगा। 2022-23 में ये 1357 रहा था। और वीट का प्रोडक्शन 1129.25 LMT रहने वाला है। हाउ मेनी बैंक साइंड MOUs विद द डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट्स टू ऑनबोर्ड देम एज स्पर्श सर्विस सेंटर्स। कितने बैंकों ने स्पर्श सेवा केंद्र के रूप में शामिल होने के लिए रक्षा सेवा विभाग के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन सी 4 है। आपको जाना चाहिए डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ न्यू दिल्ली में, ताकि इन बैंकों को स्पर्श यानी कि सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा सर्विस सेंटर के तहत जो सेवाएं दी जा रही हैं डिफेंस पेंशनर को, वो सेवाएं इन बैंकों द्वारा भी दी जा सकें अपनी 1128 ब्रांचेस के थ्रू। इन चारों बैंक्स की जो ब्रांचेस है 1128, उनके थ्रू दी जा सके। तो पेंशनर्स के लिए ये सर्विस सेंटर्स बनेंगे। ये जो बैंक हैं कई तरह की सर्विसेज देंगे उनको, जैसे अपना प्रोफाइल अपडेट करा सकते हैं, ग्रीवेंसेस अपने रजिस्टर कर सकते हैं, एनुअल आइडेंटिफिकेशन डेटा वेरिफिकेशन करा सकते हैं, और पेंशन से संबंधित कोई डिटेल चाहिए वो ले सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, या फिर नॉमिनल सर्विस चार्ज देना पड़ेगा। मतलब नॉमिनल सर्विस चार्ज जो है वो डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट द्वारा दिया जाता है। स्पर्श क्या है? ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एक इनिशिएटिव है जिसका मकसद है डिफेंस पेंशनर्स हैं उनको कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव सोल्यूशन प्रोवाइड करना, यानी कि पेंशन संबंधित जो भी कार्य है उनका वो जो है इन बैंक्स के थ्रू अब हो जाएगा डिजिटली। सर्टिफिकेट भी देना होता है ना, लाइफ सर्टिफिकेट भी देना होता है हर साल कोई पेंशनर है, ठीक है, कि हाँ मैं जीवित हूँ और मेरी पेंशन आती रहे। ऐसा नहीं है कि अगर लाइफ सर्टिफिकेट ना हो तो ऐसे तो पेंशन आ ही रही है, कोई जो है किसी का निधन हो गया उसकी पेंशन जा ही रही है घर वालों के लिए, है ना। तो हर साल जो है एक पेंशनर एक लाइफ सर्टिफिकेट देना पड़ता है ट्रेजरी में। विच ऑर्गेनाइजेशन कोलेबरेटेड विद मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू होस्ट द नेशनल स्टेक होल्डर वर्कशॉप ऑन सेफ ट्रस्टेड एंड एथिकल AI। सुरक्षित, विश्वसनीय और नैतिक AI पर राष्ट्रीय हित धारक कार्यशाला की मेजबानी के लिए किस संगठन ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ सहयोग किया? सही आंसर ऑप्शन डी है, यूनेस्को। अच्छा, एक बात और बता दूं मैं कि RRBPO 2024 में जनरल अवेयरनेस की तैयारी कैसे करें, इसकी वीडियो जो है लॉन्च कर दी गई है। 30 मिनट की वीडियो मैंने बनाई है, पूरी कॉम्प्रहेंसिव वीडियो। एक बार अगर आप देखोगे तो आपको फिर कुछ और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है कि जनरल अवेयरनेस कैसे प्रिपेयर करें। ये मत सोचिएगा उसमें कि मैंने कोर्स को केवल बारे में बताया है कि ये ले लीजिए, ऐसा नहीं है। पूरी स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई है, पिछले 3 साल के पेपर एनालिसिस करके बताए हैं, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, दूसरी तीसरी वीडियो मिल जाएगी ऊपर से, ठीक है, जरूर देखिएगा उस वीडियो को, काफ़ी आइडिया आपको मिलेगा RRBPO के लिए। खैर, इस क्वेश्चन पे आते हैं। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि यूनेस्को साउथ एशिया रीजनल ऑफिस ने मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर नेशनल स्टेक होल्डर वर्कशॉप ऑन सेफ ट्रस्टेड एंड एथिकल AI को होस्ट किया है ताज पैलेस होटल न्यू दिल्ली में। द इवेंट वॉज हेल्ड एट अ क्रूशियल juncture following the government of India recent approval of the India AI mission which has been allocated more than rupees 10,300 crore। अब ये पैराग्राफ देखिए कि जो ऐसे पैराग्राफ होते हैं ना, ठीक है, आपको केवल जानना तो इतना ही है, लेकिन जब ऐसे पैराग्राफ होते हैं उसमें आपको पिछली नॉलेज भी, पिछली जानकारी भी आपकी रिवाइज हो जाती है। अब इंडिया AI मिशन लॉन्च किया है, कितना उसका फंड है, कितना बजट है? 10,300 करोड़ रुपए का, ठीक है, तो ये भी आपका रिवाइज हो गया इसके साथ साथ। What is the name of the National Telemental Health Helpline operated by Ministry of Health and Family Welfare? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा संचालित राष्ट्रीय टेलीमेंटल स्वास्थ्य हेल्पलाइन का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन डी है, टेलीमानस। आपको जाना चाहिए, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बीच में, जिसके तहत जो ये दोनों मिनिस्ट्रीज हैं ये एक स्पेशल सेल ऑपरेट करेंगे जो कि टेलीमानस से संबंधित होगा, ठीक है। टेलीमानस यानी कि नेशनल टेलीमेंटल हेल्थ हेल्पलाइन जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की, इसके लिए स्पेशल सेल एक ऑपरेट करेंगे 2 साल के लिए। कहाँ पर? आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुणे में। टेलीमानस को अक्टूबर 2022 में लॉन्च किया गया था। ये डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम का एक डिजिटल एक्सटेंशन है। 24/7 टेलीमेंटल हेल्थ सर्विस प्रोवाइड कराता है। टोल फ्री नंबर भी है 14416। हर स्टेट में, हर यूनियन टेरिटरी में जो है इसको यूज़ किया जा सकता है। 51 ऑपरेशनल टेलीमानस सेल्स फंक्शनिंग कर रहे हैं हमारे पूरे भारत में और सर्विस दे रहे हैं 20 डिफरेंट लैंग्वेजेस में। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपका ये आ जाए ना कि कितनी लैंग्वेजेस में
कोई सर्विस दी जा रही है वो आप जरूर याद रखा करें, क्योंकि अब एग्ज़ाम को टफ बनाने के लिए जरूर पूछा जाता है कि कितनी लैंग्वेजेस, मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर यूज़ हुआ है, कोई भाषा का सॉफ्टवेयर यूज़ हुआ है या फिर कोई एआई, तो कितनी भाषाओं में जो है अपनी सर्विस दे रहा है, अगर उसमें लिखा है डिटेल में तो उसे जरूर हाईलाइट करें। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द आंट स्पीसीज रिसेंटली डिस्कवर्ड अरुणाचल प्रदेश सियांग वैली। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश की सियांग घाटी में खोजी गई चींटी प्रजाति का क्या नाम है? सही आंसर है पैरापैरा ट्रेसिना नीला। देखिए, इंडियन रिसर्चर्स ने हाल ही में एक नई एंट स्पीसीज डिस्कवर्ड की है जिसका नाम है पैरापैरा ट्रेसिना नीला। ये आंध्र प्रदेश के सियांग वैली से डिस्कवर की गई है। काफ़ी स्मॉल एंट है, लेस देन 2 मिलीमीटर्स लॉन्ग है, मेटेलिक ब्लू बॉडी है इसकी। तो ये जो अदर स्पीसीज जो होती हैं इसकी आंट की, उससे इसे अलग कर रहा है। ठीक है, ब्लू बॉडी है इसकी। हु वॉज अवॉर्डेड द दिलीप बोस अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट बाय ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन। अखिल भारतीय टेनिस संघ द्वारा आजीवन उपलब्धि के लिए दिलीप बोस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? सही आंसर ऑप्शन ए है नरसिंह। देखिए, ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन ने दिलीप बोस अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया है कोच नरसिंह को। 50,000 रुपये इसमें दिए जाएंगे और पुणे में इन्हें अवार्ड दिया जाएगा। वहीं वुमेन कोचेस के लिए भी ये लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया जाएगा और ये दिया जा रहा है रोहिणी लोखंडे को। विच रॉकेट सक्सेसफुली लॉन्च द अर्थ केयर स्पेसक्राफ्ट। किस रॉकेट ने अर्थ केयर अंतरिक्ष यान का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया? सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा फाल्कन 9। आपको जानना चाहिए कि फाल्कन 9 ने सक्सेसफुली अर्थ केयर यानी कि अर्थ क्लाउड एरोसोल एंड रेडिएशन एक्सप्लोरर स्पेसक्राफ्ट इसको लॉन्च किया है वांडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस जो कि कैलिफोर्निया में है। अर्थ केयर जिसका निकनेम हाकुरियू भी है या आप इसे वाइट ड्रैगन भी कह सकते हैं, ये एक जॉइंट यूरोपियन जापानीज सैटेलाइट है और जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है इसके अर्थ एक्सप्लोरर प्रोग्राम का ये 6th प्रोजेक्ट भी है। इसका मेन गोल रहेगा जो क्लाउड्स हैं, एरोसोल्स हैं, उनके कैरेक्टराइजेशन को समझना, उनके ऑब्जर्वेशन करना, साथ ही जो सोलर रेडिएशन है, रिफ्लेक्टेड सोलर रेडिएशन है, उनको मेजर करना, इंफ्रारेड रेडिएशन के बारे में जानकारी प्राप्त करना। यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए शायद आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे ऑफिस, स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। और अब तो आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर फ्री क्विज भी हम अवेलेबल करा रहे हैं। और यदि आप हमारे 1 ईयर मेंबरशिप प्लान ले लेते हैं तो इसमें आपको कैटेगरी वाइज क्विज प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो 2 तरह की क्विज हैं आपके पास, फ्री भी है और कैटेगरी वाइज भी है, जो हमारे इस एनुअल पैकेज में शामिल है। तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिया, उसके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया, तो यकीन माने आपका करंट अफेयर्स सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम्स में। फिलहाल 10% ऑफ चल रहा है समर सेल के तहत, कूपन कोड समर आपको लगाना है। तो करना क्या है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना है, हमारी ऐप को इंस्टॉल करना है, जनरल अवेयरनेस कोर्स आपको दिखेगा, वहाँ से आप इसको बाय कर सकते हैं, कूपन कोड लगा दीजिएगा SUMMER। बाकी गूगल प्ले स्टोर पर आप हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर रिव्यू पढ़ सकते हैं, जिन भी एस्पिरेंट्स ने कोर्स लिया है, जिनका सिलेक्शन हो गया है, उनका हमारे इस कोर्स के बारे में क्या कहना है, हमारे कंटेंट के बारे में क्या कहना है, ये आपको जरूर जानना चाहिए। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई, इसको आप जरूर देखें, अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।